कहानी की शुरुआत में सब कुछ एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, पूजा। सम्राट की पूजा, अर्थ के आशीर्वादों की पूजा और आसमान की पूजा। हम इस पूजा को एक खूबसूरत शहर की शांत गलियों में देखते हैं, लेकिन ये तस्वीर तुरंत ही एक खौफनाक सीन से टकराती है, जहां घुड़सवारों का एक जबरदस्त झुंड खून खराबे वाली लड़ाई लड़ रहा है। ये हैं स्पेशल फोर्सेस, ऐसे योद्धा जिन्हें खुद सम्राट लियोन काबायान ने चुना था, जिनका एक ही मिशन था, उसकी रक्षा करना। मगर दिक्कत यह है कि इसके बावजूद उन्हें एक एक करके हरा दिया जाता है और शहर की सफ़ेद गलियां लाल रंग से रंगने लगती हैं। उसी वक्त जिम्मेदार इंसान ये सोच रहा होता है कि सब कुछ एक झूठ पर टिका है और वही सम्राट को ख़त्म करेगा। उसका नाम है जान, स्पेशल फोर्सेस का एक कमांडर जिसने अपने ही साथियों से मुंह मोड़ लिया है, उन्हें उनके दर्द में तड़पता छोड़कर। लेकिन हैरान और चौंकाने वाली बात यह है कि मर जाने के बाद भी गिरे हुए घुड़सवार रेंगते हुए लड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और वो खुद से सवाल करता है कि क्या मौत भी उन्हें सम्राट की महज कठपुतली होने से आज़ाद नहीं कर सकती। तभी उनमें से एक झुंड आखिरकार उठ खड़ा होता है, कुल्हाड़ियाँ लहराते हुए, और बार बार चिल्लाता रहता है, सम्राट की पूजा करो, सम्राट की पूजा करो। ये देखते ही जान अपनी कत्लेआम को जारी रखता है, पूरी तरह तैयार इस पागलपन को एक बार और हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। दूसरी तरफ आग और तबाही महल के अंदर तक फैल चुकी होती है, जहां फ्यूशिया रंग के बालों वाली एक छोटी सी परी घबराई हुई दिखती है। लेकिन सम्राट बिल्कुल शांत रहता है और उससे कहता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और कुछ ही सेकंड बाद जान उसके सामने आ खड़ा होता है। सम्राट मान लेता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे वफादार सिपाही बगावत करेगा और इतनी दूर तक पहुंच भी जाएगा। हालांकि यहाँ तक आने के बाद जान की हालत बेहद ख़राब होती है, पूरा शरीर खून से लथपथ और एक बाजू गायब। लेकिन सम्राट उसे बोलने तक नहीं देता। वो उसके भर्ती वाले दिनों को याद करने लगता है, कैसे उसने पिट ऑफ सॉलिट्यूड को पार किया था, स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनिंग हॉल में सबसे ज़्यादा मेरिट्स हासिल किए थे, सब कुछ पा लिया था, लेकिन फिर भी उसने उसे धोखा देने का फैसला किया। इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो किसी चीज़ से ना संतुष्ट था। ये शब्द सुनकर जान हंस पड़ता है और बिना एक पल गंवाए वो भाले का एक टुकड़ा उठाता है और उसे सीधे अपने ही कान में घोंप लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे दर्द तक नहीं होता, बल्कि उसके सिर के अंदर रहने वाला एक भयानक परजीवी बाहर निकल आता है, जिसे सम्राट ने उसे कंट्रोल करने के लिए उसके दिमाग में डाल रखा था। और इसी तरह वो उसे सही करता है, साफ कहते हुए कि उसने सब कुछ हासिल नहीं किया था, बल्कि सब कुछ खो दिया था, अपनी फैमिली की यादें तक, और ये भी कि वो असल में कौन था। बेसिकली सम्राट ने उससे उसकी पूरी जिंदगी छीन ली थी। इसके जवाब में सम्राट परी को अपने हाथों में पकड़ता है और उसका सिर चबा जाता है, साथ ही कुछ ऐसे शब्द बुदबुदाता है जो बोले भी नहीं जा सकते। अगले ही पल उन्हीं शब्दों की ताकत से वो एक तलवार से जान के सीने को भेद देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि जान उसे डॉज तक नहीं कर पाता और ज़मीन पर गिरने लगता है। तभी सम्राट कहता है कि ये अफसोस की बात है कि उसने सच्चाई जान ली, जबकि वो उसके पसंदीदा खिलौनों में से एक था और अब तो बहुत देर हो चुकी है। गिरते हुए जान सोचता है कि क्या उसने जो कुछ भी किया सब बेकार था। उसी पल एक आवाज़ आती है, जागो। वो आंखें खोलता है और ख़ुद को एक अजीब सी खाई में फंसा हुआ पाता है, जो उसे किसी तरह जानी पहचानी लगती है। वो सोचता है कि उसे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन तभी उसकी नज़र उस विशाल पत्थर की तलवार पर पड़ती है, जो स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनिंग हॉल का सिंबल है। उसके साथ ही एक पिलर, जिसे सिर्फ वही लोग सामने से देख पाते हैं जो सारी परीक्षाएं पार कर लेते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि उसका शरीर छोटा हो चुका है और उसने वही कपड़े पहन रखे हैं जो वो भर्ती के वक्त पहना करता था। लेकिन तभी वहीं पर उसे एक जोरदार घूंसा पड़ता है, एक बंदे की तरफ से जिसका नाम रोमाने है। वो उसे कहता है कि लड़ाई को ज़्यादा सीरियसली ले, और अगली ही टक्कर में जान उड़ता हुआ बाकी स्तंभों से जा टकराता है। इसी से उसे याद आता है कि ये लड़का उसी की जनरेशन का एक और रिक्रूट है, सबसे ताकतवरों में से एक। वो इस ट्रेनिंग सेशन का पूरा फायदा उठाकर जान को बुरी तरह पीट रहा है। रोमाने कहता है कि किसी को भी लो रैंक रिक्रूट की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शब्द जान पहले भी सुन चुका था, क्योंकि ये जगह, ये लड़ाई, सब कुछ उसके पास्ट का हिस्सा है। एक पल के लिए वो सोचता है कि वो कैसे या क्यों वापस आया, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई ये है कि उसे पेस्ट में लौटने का मौका मिल गया है और अब वो वही गलतियां दोबारा नहीं करेगा। इस बार बहुत देर होने से पहले वो सम्राट का सिर काटेगा, उस इंसान के कॉन्फिडेंस के साथ जिसने भविष्य देख लिया हो। जान उकसावे वाली बातें करता है, यहाँ तक कि ये भी कह देता है कि रोमाने 40 की उम्र तक भी खुंवारा ही रहेगा। ये सुनते ही रोमाने पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है, लेकिन उसके साथ सिर्फ उसकी यादें ही वापस नहीं आई हैं। जान अब एक्सपर्ट की तरह मूव कर पा रहा है, हर अटैक को आसानी से डॉज करते हुए, और एक ही जोरदार वार में सामने वाले को उड़ा देता है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसकी अपनी जेब से कुछ गिर पड़ा है। वो उसे उठाता है और कहता है कि वो उसे छोड़ देगा, आज उसका लकी डे है। लेकिन जैसे ही वो उस चीज़ को ध्यान से देखता है, उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ है। वो एक रिलिक्वेरी निकलती है, जिसके अंदर एक पुरानी फोटो होती है, जिसमें एक छोटा जान एक आदमी और एक औरत के साथ खड़ा है। ये पहली बार होता है जब वो उनके चेहरे देखता है। दिमाग तो पहचान नहीं पाता, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे सब पता होता है। ये वही लोग हैं जिन्हें ज़बरदस्ती उसकी यादों से मिटा दिया गया था।
उसका परिवार, एक ऐसा परिवार जिसे वो 30 साल तक भूल चुका था और जिसे वो वापस नहीं पा सका। ना ही कैपिटल को जला देने के बाद और ना ही उन शूरवीरों का कत्लेआम करने के बाद जो कभी उसके साथी हुआ करते थे। लेकिन अब वो चीज़ जिसे वो इतनी देर से ढूंढ रहा था सीधे उसके हाथ में थी और उसी पल जान को एहसास होता है कि वो इस दूसरी जिंदगी को बदले जैसी घटिया चीज़ पर बर्बाद नहीं कर सकता। उसका असली मकसद होना चाहिए यहाँ से भागना और वो जिंदगी वापस पाना जो उसे कभी मिली ही नहीं। इसके बाद जान को अपनी कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियां याद आती हैं। जब वो स्पेशल फोर्सेस का कमांडर था, बर्ना किले का पतन, नॉर्थ के ग्रैंड ड्यूक की हत्या और ऐसी न जाने कितनी मिशनें। उसका प्लाटून पूरे साम्राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा मिशन पूरे करने वाला इकलौता ग्रुप था और वो खुद उन फोर्सेस की चोटी पर खड़ा था। यही बात उसे सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर अब वो वापस गिरकर प्यूरिफिकेशन स्क्वाड का क्लीनर कैसे बन गया। और जैसा कि हमने पहले देखा, उसकी लड़ाई की काबिलियत खराब नहीं है बल्कि एकदम ओपी है। लेकिन ये जगह खुद एक डेथ ट्रैप है जहां 1000 से ज्यादा सोल्जर्स को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मारना पड़ता है। कहा जाता है कि हर दिन कम से कम 4 लोग मरते हैं और उनकी जगह मासूम बच्चों को किडनैप करके या फिर वॉलंटियर्स को पकड़कर भर दिया जाता है, जिन्हें ड्रैगन गार्ड के ट्रेनिंग कैंप में जानवरों की तरह भेज दिया जाता है। ये जगह एक तरह का भूल भुलैया है जहां हर सिपाही को उसका अपना पहचान नंबर दिया जाता है। और यहाँ खास बात यह है कि नंबर शारीरिक क्षमताओं के आधार पर दिए जाते हैं। मतलब ये फिक्स नहीं होते, बढ़ भी सकते हैं और घट भी। और यही तय करता है कि तुम्हें इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा या कूड़े की तरह। जितना कम तुम्हारा नंबर उतना ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग। जान, जो इस वक्त नंबर 974 पर है, सबसे नीचे वालों में गिना जाता है, एकदम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। इसलिए उसे ज़्यादातर भारी भरकम फिजिकल काम सौंपे जाते हैं। उसके अंदर का एक हिस्सा इससे पूरी तरह तंग आ चुका है, जबकि दूसरा हिस्सा सोचता है कि शायद यही बेहतर है। तभी कोई उससे टकरा जाता है और वो जिन बक्सों को उठा रहा होता है वो ज़मीन पर बिखर जाते हैं। जान झट से पूछ बैठता है, क्या अंधे हो क्या, दिखता नहीं? लेकिन लड़की माफ़ी मांगती है। फिर भी जान नोटिस करता है कि वो एक हाई रैंक अप्रेंटिस है, यानी ज़रूर किसी एम्पायर के नोबल की बेटी होगी। यहीं से मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। इन लोगों के दिमाग में कीड़े इम्प्लांट नहीं किए जाते, इन्हें अपनी खानदानी लाइन बचाने के नाम पर मोटिवेट किया जाता है। ऊपर से ढेर सारे प्रिविलेज जो उस नर्क जैसी जगह को भी इनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं बनाते। प्रोटा पहचान लेता है कि ये लड़की लोरेना बेओवुल्फ है। उसके साथ हैं क्रूएल, वेट और कांचा एरेन, जो टॉप 3 में आते हैं। मतलब साफ है, इनसे पंगा लेना सीधे मौत को बुलावा देना है। लेकिन दिक्कत यह है कि क्रूएल उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करने वाला नहीं होता। वो उसे गालियां देने लगता है और जोर देकर कहता है कि नंबर 974 को तो उनसे बात करने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। जान तुरंत माफी मांग लेता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। क्रूएल उसके ऊपर थूक देता है और कहता है कि यह काफी नहीं है, उसे उनसे रहम की भीख मांगनी पड़ेगी। उस पल जान के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, उसे बीच से चीर देने का। लेकिन वो खुद को जैसे तैसे कंट्रोल करता है और कुछ नहीं कहता। आखिरकार क्रूएल बोर हो जाता है और बस वहां से चला जाता है। और फिर प्यारी सी कांचा बक्से उठा लेती है और बात वहीं खत्म हो सकती थी। लेकिन जब जान दोबारा अपने काम पर लगता है, तभी उसे एहसास होता है कि एक गोदाम के दरवाजे के पीछे कोई उसका इंतजार कर रहा है। एकदम खून की प्यास से भरी मौजूदगी, बिना किसी शक के ये एक एम्बुश था। वो सोचता है कि कहीं ये रोमान तो नहीं, लेकिन उसके पास पता लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए वो अनजान बनने का नाटक करता है और आगे बढ़ जाता है। और तभी उसे सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है। वहां उसका इंतजार करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद लोरेना होती है। उसी पल जान को याद आता है ब्लू आयरन आर्म गार्ड, साम्राज्य का सबसे वांटेड अपराधियों में से एक, ऐसा दरिंदा जिसे उसकी पिछली टाइमलाइन में भी शूरवीर पकड़ नहीं पाए थे। एक ऐसा आदमी जिसने 11 साल की उम्र में अपना पहला कत्ल किया था और जिसका लोहे का नीला बाजू दहशत का प्रतीक बन चुका था। लेकिन वही बाजू अचानक लोरेना ने छीन लिया था। वो उसे घसीटते हुए इंपीरियल पैलेस तक ले आई थी, अपने ज़बरदस्त कारनामे के सबूत के तौर पर। उसी वजह से उसे इंपीरियल नाइट्स में जगह मिली और उसकी पूरी फैमिली बेओवुल्फ का सम्मान। बेओवुल्फ वो 4 बड़े क्लैनों में से एक हैं जो नॉर्थर्न नेव द रीजन पर राज करते हैं। उनका दावा है कि ये लड़की पूरे महाद्वीप की सबसे ताकतवर तलवार बनने की क्षमता रखती है। बचपन से ही उसने सॉर्ड सेंट की प्रतिष्ठा कमा ली थी। इसी वजह से जान साफ साफ कह देता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसे क्यों ढूंढ रही है। लोरेना उसे शक भरी नज़रों से देखती है और पूछती है कि उसका असली मकसद क्या है, क्योंकि वो अपनी असली ताकत छुपा रहा है। जान फिर भी कहता है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रही है। लेकिन तभी लोरेना खुलासा करती है कि उसने दूसरे दिन उसकी लड़ाई देखी थी। जो लड़ाई उसे 2 शुरुआती रिक्रूट्स की भिड़ंत लगी थी, उसका अंत एक ऐसे वार से हुआ था जो सिर्फ किसी हाई रैंक इंसान का हो सकता है। साफ तौर पर जान समझ चुका था कि इतनी लापरवाही करके उसने गलती की है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अपनी असली ताकत मान लेना उसके लिए और बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देगा। इसलिए वो अनजान बनने का नाटक करता है। लगता है लोरेना उसे छोड़ ही देने वाली थी। तभी अचानक वो उसी स्टाइल का हमला करती है, बिल्कुल वैसा ही वार जैसा उसने रोमान पर किया था। जान समझ जाता है कि वो उसे परख रही है और सिर्फ इसी वजह से वो वार को डॉज नहीं करता, दर्द से तड़प उठता है। जबकि लोरेना तुरंत माफ़ी मांगती है
ये कहते हुए कि उसे पूरा यकीन था कि वो इसे ब्लॉक कर लेगा। बेचारी सच में शर्मिंदा लगती है। जान इसी मौके का फ़ायदा उठाने की सोचता है। वो चाहता है कि उसे गिल्ट हो ताकि वो जो कुछ उसने देखा था उसे भूल जाए, और लगता है कि प्लान काम कर जाता है। लोरेना खुद ऑफर करती है कि वो बक्से उठाने में मदद करेगी और जोर देती है कि जान उसे इतना सम्मान देकर न बुलाए, क्योंकि आखिरकार दोनों अभी ट्रेनिंग सोल्जर्स ही हैं। असल में वो काफ़ी दयालु और बातूनी निकलती है। वो उसे बताती है कि उसे लो रैंक वालों के साथ किया जाने वाला बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब वो अपनी फैमिली की लीडर बनेगी तो सब कुछ बदलने का इरादा रखती है, वगैरह वगैरह। इसी तरह बातें करते करते सारा काम खत्म हो जाता है और जान उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। लोरेना मान लेती है कि वो चाहती है कि वो गलत साबित हो, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। उसने साफ देखा था कि जान की नज़र उसके हाथों पर टिकी हुई थी और उसके पास हमले से बचने के लिए भरपूर वक्त था। इसी वजह से वो उसे आगे भी ऑब्जर्व करती रहेगी। जान कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके दिमाग में सवाल उठता है कि क्या उसे किसी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहिए, या फिर बहुत देर होने से पहले यहीं उसे मार देना चाहिए। स्किल के मामले में वो ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने का मतलब होगा बेओवुल्फ फैमिली को अलर्ट कर देना और उन्हें अपना दुश्मन बना लेना। आखिरकार नतीजा वही निकलता है जो पहले था। सबसे अच्छा रास्ता है भागना। इसी सोच के साथ वो लेट्रिन्स तक पहुंचता है। उसे याद आता है कि उसके टाइम में बहुत से लोगों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ एक ही कामयाब हुआ था। हाँ, बाद में उसे पास के जंगल में पकड़ लिया गया और मार दिया गया, मगर बात यह है कि वो बाहर तो निकला था। जान खुद से पूछता है कि आखिर उसने ये कमाल कैसे किया था। मरने से पहले अपनी आखिरी सांसों में उस आदमी ने उसे बताया था कि तीसरे एरिया के एक छोड़े हुए बाथरूम की दीवार के पीछे एक सीक्रेट रास्ता है जो सीधे बाहर जाता है, और अब मौजूदा वक्त में जान उसे ढूंढ निकालता है। हालांकि वो रास्ता अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन साफ है कि अगर वो खुदाई जारी रखे तो एक दिन वो इस भयानक जगह से निकल पाएगा और अपनी आज़ादी वापस पा लेगा। फिर भी वो जानता है कि सही मौके का इंतज़ार करना ज़रूरी है, इसलिए वो सब कुछ वापस ठीक करता है और ठीक टाइम पर अपनी सेल में लौट आता है, ठीक उससे पहले जब हर रात होने वाली नामों की गिनती शुरू होती है। और भले ही वो अंदर से बुरी तरह हताश हो, जान खुद से कहता है कि उसे शांत रहना होगा, क्योंकि एक कमांडर के तौर पर उसने यही सीखा था कि किसी भी मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने सतर्क हो। और आखिरकार उसके पास सिर्फ एक ही मौका होगा। मान लो वो किसी तरह भाग भी गया, तभी परस्यूट स्क्वाड उसके पीछे लग जाएगी। इसलिए हर एक डिटेल को परफेक्टली प्लान करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाएगा और बाकी सारे अप्रेंटिस के लिए उदाहरण बना दिया जाएगा। ऐसे हालात में सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं होती, उसे अपना ट्रम्प कार्ड तैयार करना होगा। डार्क ड्रैगन ब्रीदिंग, ये एक माना सर्कुलेशन टेक्निक है जिसे सिर्फ स्पेशल फोर्सेस के कमांडर्स जानते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि भले ही उसके पास इस टेक्निक का पूरा ज्ञान है, उसका मौजूदा शरीर इसे संभाल नहीं पा रहा। इसलिए वो एक और भी खतरनाक रणनीति चुनता है, डिवाइन ड्रैगन ब्रीदिंग। इस टेक्निक के चलते माना उसके अंदर पागलपन भरी रफ्तार से बहने लगता है, हर एक सेल को भिगोते हुए, जैसे सच में कोई ड्रैगन उसके शरीर में घुस गया हो। उस बेहिसाब ताकत को महसूस करते हुए जान को याद आता है कि ये पहले सम्राट की सीक्रेट टेक्निक थी। यही वो ताकत थी जिसकी बदौलत उसने एक ही तलवार के साथ दर्जनों देशों को जीत कर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन तभी जान नोटिस करता है कि अचानक उसके अंदर जमा हो रहा माना एकदम बेतहाशा हो चुका है। अचानक माना उसके एनर्जी कोर को छोड़कर बाहर निकलने लगता है। वो जितना रोकने की कोशिश करता है उतना ही साफ हो जाता है कि ये नामुमकिन है। इतना कमज़ोर शरीर और एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक जिसे उसने कभी पूरी तरह मास्टर ही नहीं किया, इनके साथ स्टेबल एनर्जी कोर बनाना असंभव है। दरअसल डिवाइन ड्रैगन ब्रीदिंग उसे खुद सम्राट ने सिखाई थी, एक टेस्ट के तौर पर। लेकिन चाल ये थी कि उसे दो में से सिर्फ एक ही स्क्रॉल दिया गया। इसी वजह से वो कभी माना को सही तरीके से एब्जॉर्ब करना सीख ही नहीं पाया। दिलचस्प बात यह है कि जान जानता है दूसरा स्क्रॉल कहाँ है, लेकिन मौजूदा हालात में उसे ढूंढना सरासर बेवकूफ़ी होगी। इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए, उसे भागना ही होगा। अगले दिन उसे और बाकी अप्रेंटिस को एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहाँ अफवाह फैलने लगती है कि चुने हुए लोगों को आज़ाद कर दिया जाएगा। जान ये सुनते ही मन हंसता है। उसे पता है ये सब कितनी बड़ी बकवास है। उसकी यादों के मुताबिक यही वो दिन है जब एक ख़ास इंसान ट्रेनिंग कैंप में आने वाला है और सबसे सही फैसला होगा उसकी नज़र से दूर रहना। इसी बीच रोमान उसे ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एक ज़ोरदार चीख पूरे हॉल को हिला देती है। सबके सब लगभग ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। ये था ऑरा साउंड ट्रांसमिशन, एक ऐसी टेक्निक जिसमें आवाज़ को माना से भर दिया जाता है और सुनने वालों को उनकी ताकत के हिसाब से कुचल दिया जाता है। आवाज़ का मालिक कहता है कि वो सब बिना टैलेंट और बिना हैसियत की कूड़ा है। ये शब्द जान तुरंत पहचान लेता है। ये हैं डेमियन के शब्द, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग सेंटर का कमांडर इंस्ट्रक्टर, एक सिरफिरा पागल जिससे उसे हर हाल में बचना होगा। उसकी माना भरी आवाज़ इतनी खतरनाक होती है कि 2 अप्रेंटिस वहीं मर जाते हैं और उनकी लाशें घसीटकर बाहर ले जाई जाती हैं। बाकी सब बस किसी तरह शांत रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कमांडर उन्हें घूर रहा होता है। लेकिन जान के लिए ये पल बेहद नाजुक है। उसे किसी से बेहतर पता है कि डेमियन उन्हें सिर्फ खिलौने समझता है जिनसे वो अपना मनोरंजन करता है। अगर वो उसकी लिस्ट में आ गया तो भागने का सपना भूल जाना चाहिए। उसकी जान भी जा सकती है
तभी वो आदमी उनके सामने आता है, तंज भरी मुस्कान के साथ उन्हें फिर से कूड़ा कहता है और खुलकर मानता है कि अगर उसके बस में होता तो वो सबको यहीं मार देता। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि सम्राट ने उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का एक आखिरी मौका दिया है, मर्केनरी प्रोजेक्ट। बेशक जान अच्छे से जानता है ये क्या है, क्योंकि वो खुद उनमें से एक रह चुका है, एक ड्रैगन वॉरियर, सम्राट की रक्षा के लिए बना हुआ और एक खतरनाक ब्रेन वॉश से गुजरा हुआ। चुपके से उनके दिमाग में एक कीड़ा डाला जाता था जिससे उन्हें गंदी कठपुतलियों की तरह कंट्रोल किया जा सके, यानी वही सब जो शुरुआत में देखा था, ऐसे सोल्जर्स जो मरने के बाद भी लड़ते रहते हैं। लेकिन जाहिर है डेमियन उन्हें ये सब नहीं बताता। वो बस उन्हें ज़बरदस्ती तालियां बजाने को कहता है और जोर देकर दोहराता है कि कूड़े जैसे लोगों के लिए ये एक यूनिक मौका है। इस बीच जान पूरी कोशिश करता है कि नज़र में ना आए, लेकिन तभी सब कुछ गड़बड़ा जाता है। उसके पीछे रोमान हाथ उठा देता है और पूछता है कि ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए कितना ताकतवर होना पड़ता है, और साथ ही जान को घूरते हुए धमकी देता है कि जब वो बन जाएगा तो उसे बुरी तरह पीटेगा। बेशक डेमियन उस रुकावट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एक पल में ही वो अपनी उंगली से वार करता है, एक टेक्निक जिसे फिंगर जेस्चर आर्ट कहा जाता है। ये उसे अपनी इच्छा से माना प्रोजेक्टाइल दागने की इजाजत देती है। रोमान समझ जाता है कि वो इसे डॉज नहीं कर पाएगा और डेमियन उसे कहता है कि वो महज एक कीड़ा है। हालांकि जान देख लेता है कि रोमान अभी मरा नहीं है। अगर उसी पल उसकी ब्लीडिंग रोक दी जाए तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन जरा सा भी हिलना डुलना उस साइकोपैथ का टारगेट बन जाने के बराबर है। किस्मत से रोमान खुद उठ खड़ा होता है। वो साबित करता है कि वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। वो डेमियन से पूछता है, तो फिर आप क्या हैं? आपने इन सारे कीड़ों को इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? उसे जो भी लगता हो, सच्चाई ये है कि वो सब वहां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी इस पर टिकी है। तो अगर वो सच में उन्हें कीड़े मानता है तो अपने प्यारे सम्राट की रक्षा खुद क्यों नहीं करता? पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। डेमियन मान लेता है कि रोमान एक जिद्दी कीड़ा है, बिल्कुल उन कॉकरोचों की तरह जो सिर कटने के बाद भी जिंदा रहते हैं। ये कहते हुए वो पूछता है कि क्या रोमान भी वैसा ही निकलेगा, और फिर अपनी उंगली के सिरे पर एक जबरदस्त ऊर्जा जमा करने लगता है। जैसे ही वो फायर करता है, कुछ बीच में आकर टकरा जाता है। एक क्रिस्टल मूल, इन गुफाओं में पाया जाने वाला एक खास जानवर, जिसकी खासियत ये है कि किसी भी चीज से टकराते ही ये फट जाता है। इस तरह सीधी मौत में गिरने के बजाय रोमान बच जाता है और बस धमाके की वजह से बेहोश हो जाता है। ये सब मुमकिन होता है जान की वजह से, जिसने वो मोल बाथरूम में पाया था और इमरजेंसी के लिए अपने साथ ले आया था। जान जानता है कि अगर डेमियन ने उसे फेंकते हुए देख लिया होता तो सब कुछ तबाह हो जाता, लेकिन डेमियन बस हंसता है और कहता है कि एक कॉकरोच के लिए ये काफी दिलचस्प था। उसके पास किस्मत भी अच्छी है। आखिरकार वो आदमी बस चला जाता है। जान राहत की सांस लेता है, ये सोचकर कि कम से कम आज तो वो बच गया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता था, क्योंकि अपने दफ्तर में डेमियन को दोनों लड़कों के चेहरे पूरी तरह याद हैं और उसने अपने लिए 2 बेहद दिलचस्प खिलौने चुन लिए हैं। इसके बाद कहानी हमें एरिया 3 में ले जाती है, जहां वो छोड़ा हुआ रिट्रीट है। यही वो जगह है जहां जान पिछले 3 दिनों से बिना रुके काम कर रहा है, उस सुरंग को बड़ा करने के लिए जो उसे सीधा आज़ादी तक ले जाएगी। दुर्भाग्य से ये साफ हो जाता है कि उसने इस काम को थोड़ा कम आंका था। जगह इतनी तंग है कि ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बाकी बातों में उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसने अपनी आंखों को माना से मजबूत कर लिया है, जिससे वो अंधेरे में भी देख सकता है। काम बहुत ही बोरिंग है और ये टॉयलेट ऐसी बिल्डिंग में है जो मैप्स में भी दर्ज नहीं है, इसलिए पकड़े जाने का डर नहीं के बराबर है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी अचानक उसका चाकू किसी सख्त चीज से टकराता है। वो था सीवर का पाइप, और वो उसे तोड़ देता है। इसका असर थोड़ी देर बाद साफ दिखता है, जब सुपरवाइजर्स हाजिरी लेने आते हैं और उसकी तरफ से आती एक अजीब बेहद संदिग्ध बदबू नोटिस करते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि जान को मजबूरन बहाना बनाना पड़ता है कि कचरे के बैरल्स उठाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। बदबू इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे जबरदस्ती नहाने भेज देते हैं और उसके कपड़े अच्छे से धुलवाते हैं। अंदर ही अंदर जान सोचता है कि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहां ऐसी पाइप मिलेगी, और उससे भी कम कि वो इतनी गंदी बदबू करेगी। फिर भी वो शांत रहता है। वजह साफ है, वो काफी आगे बढ़ चुका है। रास्ते में उसने कुछ जरूरी चीजें भी चुरा ली हैं, जैसे एक डैगर, एक रस्सी और कुछ टूल्स जो आगे उसकी जान बचाने वाले हैं। मतलब प्लान एकदम ट्रैक पर है। सबसे बढ़िया बात यह है कि उसका शरीर भी काफी मजबूत हो चुका है। उसने ऐसा नर्क जैसा ट्रेनिंग झेला है जो किसी और को मार सकता था, लेकिन उसके लिए यही ट्रेनिंग उसकी आज़ादी की चाबी बनने वाली है। तभी वो 2 अप्रेंटिस को कमांडर के बारे में बात करते हुए सुनता है। सब उससे डरते हैं, लेकिन एक अफवाह फैल चुकी है कि वो कुछ समय के लिए उस पद से हटने वाला है। जान के लिए ये परफेक्ट मौका है। अब तो भागने का चांस और भी पक्का हो गया है, इसीलिए वो तय करता है कि अब उसे और तेजी से काम करना होगा। सुरंग जल्द से जल्द पूरी करनी है, क्योंकि आज़ादी अब दूर नहीं है, बस कुछ कदमों की खुदाई बाकी है। तो वो वापस एरिया 3 में आता है और दोबारा खुदाई शुरू ही करने वाला होता है कि तभी उसे पास आते कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। उसका पहला रिएक्शन यही होता है कि अब तो सब खत्म, या तो लोरेना है या फिर डेमियन, और उसका प्लान पकड़ा जा चुका है। लेकिन किस्मत से वहाँ रोमान होता है। लगता है वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। वो जिद करता है कि वो अभी भी चल सकता है,
और उसकी चोटें कुछ भी नहीं हैं। जान समझ जाता है कि वो बस उसे परेशान करने आया है और उसे दफा हो जाने को कहता है। रोमान हंसते हुए मान भी लेता है और कहता है कि ज़रूर उसके पास बहुत काम होगा। आखिर भागने के लिए सुरंग खोदना कोई आसान काम थोड़ी है। यहीं बात और बिगड़ जाती है क्योंकि वो सीधे सीधे धमकी देता है कि वो उसे इंस्ट्रक्टर्स के पास रिपोर्ट कर देगा। इस पल जान के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपनी सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक एक्टिवेट करने की सोचता है, काउस्क्यूरो, छठा रूप, डार्क हाउस। उसकी कल्पना में वो रोमान की गर्दन खोल देता है, उसकी एक टांग तोड़ देता है, इससे पहले कि वो हिल भी पाए। आखिरी सांसों में रोमान उससे पूछता है कि वो आखिर है कौन, लेकिन ये सब असल नहीं होता। ये सिर्फ जान के दिमाग में चल रहा एक सीन था। एक बार फिर आसान रास्ता चुनने की कल्पना। हकीकत में जान बस चुपचाप खड़ा रहता है। रोमान पूछता है कि क्या वो कुछ बोलेगा भी नहीं। वो जोर देकर कहता है कि भागने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा अपराध है और अगर वो पकड़ा गया तो बिना किसी शक के उसे मार दिया जाएगा। इसीलिए वो जान से कहता है कि अपनी जिंदगी की भीख मांगे, शायद वो उसका राज रख ले। लेकिन इस बार जान उसकी उकसावे वाली बातों में नहीं आता। वो शांति से कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे पता है कि रोमान किसी को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो स्पेशल फोर्सेस से नफरत करता है, शायद जान से भी ज़्यादा। जान ये भी जोड़ता है कि वो कमांडर के सामने अपना गुस्सा छुपा नहीं पाया था, यहाँ तक कि जब उसकी जान जाने वाली थी। वो साफ तौर पर अपनी जन्मभूमि में लौटने के लिए तड़प रहा था। इसलिए जान को यकीन है कि वो उसे डिनाउंस नहीं करेगा क्योंकि वो भी इस नर्क से भागना चाहता है। और उसी तीखी नज़र के साथ जान उससे पूछता है कि क्या वो गलत है। इस पर वो लड़का मान लेता है कि जान वाकई एक असाधारण इंसान है। उसे ये बात पिछली लड़ाई में ही समझ आ गई थी और वो कोई बेवकूफ़ नहीं था। उसे अच्छी तरह एहसास था कि अगर जान सच में उसे मारना चाहता तो वो अब तक जिंदा ही नहीं होता। असल में वो काफ़ी समय से जान पर नज़र रखे हुए था। उसने नोटिस किया कि उसकी गंध बाकी सभी अप्रेंटिस से अलग है, एकदम यूनिक। और उसी वजह से उसने ये भी पकड़ लिया कि उसके जूतों के निशानों में छूने जैसा पाउडर लगा रहता है, जबकि लगभग हर जगह ज़्यादातर ग्रेनाइट ही है। उसने उसके कदमों का साइज़, चलने का पैटर्न और यहाँ तक कि उसके रोज़ के वर्क रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। तभी उसे पता चला कि वो उस जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिता रहा था। जान मान लेता है कि वो दिखने से कहीं ज़्यादा पैनी नज़र वाला है। इसके बाद रोमान बस इतना कहता है कि उसे उसका प्लान समझा दे। वो 100% पक्का नहीं है कि वो साथ देगा या नहीं, लेकिन कम से कम सोचने का मौका तो चाहता है। यहीं असली दिक्कत आती है। जान साफ कह देता है कि ऐसी चीज़ों में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो मजबूत है और अगर चाहे तो करीब 10 साल में हायरार्की में ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भागना सिर्फ उन्हें ही खतरे में नहीं डालेगा, बल्कि उस परिवार को भी जिसे वो इतनी शिद्दत से बचाना चाहता है। सीधी भाषा में कहें तो सोचने का वक्त नहीं है, शक करने की आज़ादी भी नहीं है। उसे अभी फैसला लेना होगा। जान कहता है कि अगर वो उसके साथ जुड़ता है तो परसों तक वो दोनों उस जगह से बाहर होंगे। ये सुनकर रोमान पूछता है कि बाहर निकलने के बाद का कोई प्लान है भी या नहीं। जान जवाब देता है कि बिल्कुल है, लेकिन वो बेहद जोखिम भरा है। दोनों के रैंक में बहुत बड़ा फ़र्क है और मुमकिन है कि गार्ड्स अपनी सारी ताकत रोमान को पकड़ने में झोंक दें, न कि उसे। फिर भी वो उसे यकीन दिलाता है कि उसके दिमाग में कुछ है, उसे बस भरोसा करना होगा। और आखिरकार रोमान चारा निगल लेता है। सब कुछ दांव पर लगाकर वो उसके साथ जुड़ने का फैसला कर लेता है। इसके बाद हमें खाई के ऊपर फैला हुआ तारों से भरा आसमान दिखता है और डेमियन सभी अप्रेंटिस को समझाता है कि उसने उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि उसे कुछ बेहद ज़रूरी ऐलान करना है। बीच में हमें अप्रेंटिस नंबर 32 काइस और जूनियर नंबर 525 मार्विन दिखाई देते हैं। दोनों बड़े ध्यान से उसकी बात सुनते हैं जब वो कहता है कि उसके पास बहुत बड़ी खबर है, ऐसी खबर जिसका इंतज़ार प्रोटा काफ़ी समय से कर रहा था। आखिरकार पहली परीक्षा का शेड्यूल तय कर दिया गया है। डेमियन जोर देकर बताता है कि इसकी डायनामिक काफ़ी सिंपल है। सभी को एबिस के ब्लेड पर्वतों में भेजा जाएगा और जो जिंदा बचेगा वही पास होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये कोई आम जगह नहीं है। वो एक एडवेंचरर निल्फ की कहानी याद दिलाता है जो अपनी माँ को बचाने वाली इकलौती औषधीय जड़ी बूटी खोजने वहाँ गया था, मगर अंजाम ये हुआ कि उसे इस तरह खा लिया गया कि दफनाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उसी के बाद खुद सम्राट ने ऐलान कर दिया था कि जो भी अपनी जान की खद्दर करता है वो उस जगह के पास भी न जाए। असल में उस इलाके को इतना खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि वो राक्षसों से भरा पड़ा है। कमज़ोर से कमज़ोर गोब्लिन्स से लेकर सबसे भयानक सपनों से निकले डीमन और अननोन क्रीचर्स तक। और सबसे बुरी बात यह है कि पहाड़ के सबसे अहम हिस्से में वो मौजूद है, एक ऐसा अस्तित्व जो इतना ताकतवर है कि डेमियन तंज कसते हुए पूछता है तो एक्साइटेड हो, और फिर शर्त लगाने को कहता है कि देखो कितने कीड़े वहाँ से जिंदा लौटेंगे। तभी उसका एक अंडरलिंग आकर बताता है कि उसके लिए एक अर्जेंट मैसेज है, उसे तुरंत बुलाया गया है और लोग उसी वक्त उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बेशक हमें नहीं पता मामला क्या है, लेकिन माहौल एकदम टाइट हो जाता है। डेमियन बस यूं ही वहाँ से चला जाता है। जान उसके आखिर में दिखाए गए उस रवैये से काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंतित। उसे पूरा यकीन है कि ज़्यादातर जूनियर अप्रेंटिस के पास ऐसी जगह में एक दिन भी जिंदा रहने की तैयारी नहीं है। और जहाँ तक जूनियर अप्रेंटिस का सवाल है, वो तो नोबल फैमिली से आते हैं
तो ज़्यादा मुमकिन है कि इंस्ट्रक्टर्स उनकी मदद करेंगे। लेकिन ये सारी बातें तब पीछे छूट जाती हैं जब लोरेना उसके पास से गुजरती है। जूनियर्स उसके रास्ते से ऐसे हट जाते हैं जैसे वो कोई देवी हो। उसे देखकर जान बस इतना कहता है कि आगे बढ़ती रहे और बेवजह हंगामा न करे। हालांकि वो उसे नोटिस करती है और ऐसा लगता है कि कुछ करने वाली है, लेकिन बस उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है, जैसे कह रही हो मुझे इंतज़ार नहीं कि तुम क्या कर पाओगे। किस्मत से वो आगे निकल जाती है, लेकिन किसी का उसकी हर हरकत पर नज़र रखना उसके अंदर बिना किसी को पता चले भाग निकलने की इच्छा और भी बढ़ा देता है। इसीलिए वो रोमान से हल्के से पूछता है कि जो चीज़ उसने मांगी थी वो तैयार है या नहीं। रोमान बिना झिझक हाँ कह देता है और पूरे भरोसे के साथ जान उसे सलाह देता है कि पत्थर की उस विशाल तलवार पर एक आखिरी नज़र डाल ले, क्योंकि ये आखिरी बार है जब वो उसे देखेगा। और दूसरी तरफ जान को अच्छी तरह पता है कि डेमियन को कौन सा मैसेज मिला था। उसे इंपीरियल पैलेस बुलाया गया है, जहां उसे दावेदारों और अप्रेंटिसेस की प्रोग्रेस और परीक्षा की तैयारियों पर अपडेट देना है। इसका मतलब साफ है, उसकी गैर मौजूदगी का हर एक सेकंड उन्हें भुनाना होगा, क्योंकि यही वो रात है जब वो भागने वाले हैं। इसी तरह कुछ घंटे गुजर जाते हैं और वो पल आ जाता है जब सुपरवाइजर लिस्ट पढ़ना शुरू करता है। जूनियर अप्रेंटिस को एक एक करके बुलाया जाता है और फिर जान का नंबर आता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो चेतावनी देता है कि वो अब और बकवास बर्दाश्त नहीं करेगा। और तभी जान आखिरकार जवाब देता है, मैं यहाँ हूँ। लेकिन आवाज़ सेल से नहीं आती, आवाज़ उसके पीछे से आती है। और उसी पल पीछे से उभरे 2 हाथ उसकी गर्दन तोड़ देते हैं। यहीं से एस्केप प्लान शुरू हो जाता है। वैसे असली सरप्राइज ये है कि भागने वाले सिर्फ वो और रोमान नहीं हैं जैसा शुरुआत में कहा गया था। अब उनके साथ 2 और अप्रेंटिस भी हैं, जैक और ठोड। दोनों जोर देते हैं कि सुपरवाइजर के शरीर को किसी सुरक्षित जगह छिपाना चाहिए ताकि उसे जल्दी न ढूंढा जा सके और उन्हें ज्यादा वक्त मिल सके। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों को खुद रोमान ने जान के कहने पर रिक्रूट किया था। वो साफ करता है कि ये दोनों काफी काबिल हैं। इतना ही नहीं, ये तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो भागने के एक मौके के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। इसी तरह चलते हुए वो एक बड़ी लाल दरवाजे के सामने पहुंचते हैं और यहीं जान बताता है कि असल में यही वजह है कि वो इन्हें शुरू से साथ लाया था। वो ये दरवाज़ा अकेले नहीं खोल सकता, क्योंकि फैसिलिटी से क्लोज्ड जोन के एक छोड़े हुए बाथरूम तक जाने के लिए उन्हें एक डबल डोर से होकर गुजरना होगा। और इसमें ट्विस्ट ये है, ये दरवाज़ा तभी खुलता है जब अंदर मौजूद 2 स्विच एक साथ दबाए जाएं और खुलने के बाद इसे बाहर वाले स्विच से लॉक करना पड़ता है। मतलब साफ है, पहले 2 लोगों को दरवाजे के अंदर दोनों तरफ खड़े होकर स्विच दबाने होंगे, फिर बाकी 2 लोग अंदर से निकलेंगे और बाहर वाला स्विच दबाकर दरवाजे को लॉक करेंगे और तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। शुरू से ही ये प्लान एक से ज़्यादा लोगों के लिए बनाया गया था। ये तय होते ही सब काम में लग जाते हैं। रोमान और जेक पहले स्विच संभालते हैं, जबकि टोड और जान आगे बढ़ते हैं। जान ये साफ कर देता है कि जैसे ही वो स्विच छोड़ सकते होंगे वो उन्हें सिग्नल भेज देगा और तभी वो अंदर दाखिल होंगे। मसला ये है कि सेकंड्स धीरे धीरे बीतने लगते हैं। जान न सिर्फ उन्हें सिग्नल भेजता है, बल्कि अगले ही पल दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है, उन्हें बाहर ही छोड़ते हुए। तुरंत रोमान पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटने लगता है, ये मानते हुए कि उस हरामी ने उन्हें धोखा दे दिया। लेकिन तभी दरवाज़ा फिर से खुलता है और दूसरी तरफ से खुद जान दरवाज़ा खोलता है, साफ कहते हुए कि वो उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि रोमान तुरंत नोटिस करता है कि वो पूरा खून में सना हुआ है, तो वो पूछ बैठता है, अंदर क्या हुआ था? इस पर जान बस इतना कहता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा इनकन्वीनियंस था। वो समझाता है कि उसका प्लान था गार्डियन वुल्फ को कुछ स्लीपिंग ड्रग्स से बेहोश करने का, लेकिन वो काम नहीं किया, तो फिर उन्हें उसे हार्ड वे में निपटाना पड़ा। असल वजह कि सिग्नल देने में इतना टाइम लग गया ये थी कि वो भेड़िया उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग निकला। इसके बाद एस्केप तेज़ी से आगे बढ़ता है। वो टनल पार करते हैं और आखिरकार कैंप के बाहर वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी तरह की पीछा करने की निशानी नहीं दिखती, न कोई अलार्म, न कोई हलचल। लगता है अभी तक किसी को एस्केप का पता नहीं चला। तो अब उन्हें हर एक सेकंड का फ़ायदा उठाना होगा ताकि उन पर भेजी जाने वाली परस्यूट टीम्स से पहले ही काफ़ी दूरी बना सकें। चारों तरफ का नज़ारा देखते हुए रोमान मानता है कि ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है कि सब कुछ इतना आसान और तेज़ हो गया, खासकर जब नीचे इतने सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन जान इससे सहमत नहीं होता। उसके मुताबिक इस पॉइंट तक पहुंचना दिखने से कहीं ज़्यादा वक्त और मेहनत ले चुका है। खूबसूरत नज़ारों के बावजूद वो सबको याद दिलाता है कि ये बस तूफान से पहले की शांति है। और इसी बीच वो अपने माता पिता की तस्वीर को एक बार फिर देखता है, ये जानते हुए कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। बिल्कुल, उसके पास एक सेकंड भी गंवाने का वक्त नहीं है, इसलिए वो तुरंत आगे की स्ट्रैटेजी समझाने लगता है। असल में वो लोग इस समय एट्रिया के ग्रेट फॉरेस्ट के दिल में खड़े हैं, एक ऐसा जंगल जो साम्राज्य की नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में फैला हुआ है। ये जगह इतनी विशाल है कि जिंदा बाहर निकलने के लिए उन्हें कम से कम 2 दिन लगातार दौड़ना पड़ेगा। रोमान पूछता है कि क्या बेहतर नहीं होगा कि वो इन विशाल सेक्वोया पेड़ों के बीच छिप जाएं जब तक खतरा टल ना जाए। लेकिन जान साफ कर देता है कि ये इलाका राक्षसों से भरा पड़ा है, तो वहां रुकना मतलब डबल खतरा मोल लेना। ऊपर से छिपना बेकार है, क्योंकि परस्यूट स्क्वाड में करीब 20 लोग हैं जो इस जंगल को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। तो जो सबसे बेहतर प्लान उसके दिमाग में आता है वो है दौड़ना।
और अलग अलग हो जाना। अगर वो बंट जाते हैं तो पीछा करने वाला दल भी बंटेगा और एक बनाम 5 हमेशा 4 बनाम 20 से ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। हालांकि रोमान इससे खुश नहीं है क्योंकि सबसे ऊंचे रैंक वाला वही है और वही पहला टारगेट बनेगा। इस पर जान उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो वो सर्वाइव कर जाएगा। सुनने में ये अनफेयर लगता है, लेकिन अगर सब साथ रहे तो सबके सब मारे जाएंगे, इसलिए अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं। जान उन्हें छोटी छोटी लकड़ी की गुड़ियों से पूरा प्लान समझाता है। तभी रोमान पूछ बैठता है कि सिर्फ उसी वाली गुड़िया पर टोंटो क्यों लिखा है। सवाल को बेशर्मी से इग्नोर कर दिया जाता है। इसी बीच जैक आगे बढ़कर उन्हें एस्केप में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है, ये मानते हुए कि उसके बिना ये कभी मुमकिन नहीं होता। वो ये भी कहता है कि उम्मीद करता है कि भविष्य में वो सब फिर मिलेंगे, जिंदा और सही सलामत। शुरुआत में जान कुछ नहीं कहता। सच तो ये है कि वो हमेशा उसे बस एक प्यादा मानता आया था, अपने गोल तक पहुंचने का एक जरिया। लेकिन अब वो समझता है कि उसके पास भी इस नर्क से बाहर निकलने की कोई वजह होगी, इतनी बड़ी रिस्क लेकर। उसकी ये खामोशी रोमान नोटिस करता है और हैरान रह जाता है जब वो पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखता है। और आखिर में ये साफ हो जाता है कि शायद वो लोग फिर कभी नहीं मिलेंगे, जब तक कि पकड़े न जाएं या फिर किसी वैसी ही हालत में न फंस जाएं जैसी भर्ती के वक्त हुई थी। सुनने में ये क्रूर लगता है, लेकिन सच यही है कि अगर वो दोबारा नहीं मिलते तो इसका मतलब है कि सब कुछ सही से हो गया। इसलिए जान मान लेता है कि वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है और बस एक सीधी सी बात कहता है, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। चारों अलग अलग दिशाओं में जान बचाकर दौड़ पड़ते हैं। कुछ देर बाद जान खुद से कहता है कि अब उसके मूव करने का टाइम आ गया है, और तभी वो एक्टिवेट करता है ड्रैगन डिवाइन ब्रीथ, खास तौर पर एक टेक्निक विंड विंग फ्लैप, जो उसके माना को सीधे उसके हाथ पैरों में ट्रांसफर कर देती है। नतीजा, एकदम पागलपन वाली स्पीड। एक ही मूव में पेड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और नीचे फैले अंतहीन जंगल को देखता है जिसे अब भी उसे पार करना बाकी है। लेकिन अफसोस, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि इतनी रफ्तार को ज्यादा देर तक बनाए रखना उसके इस कमजोर शरीर के लिए नामुमकिन है। ऊपर से वो अभी तक माना सर्कुलेशन भी ढंग से पूरा नहीं कर पाया। फिर भी इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि वो अपने गोल के और भी करीब पहुंच चुका है। और जब वो उन लड़कों के बारे में सोचता है तो उसे खुद पर थोड़ी शर्म भी आती है कि उन्हें उसकी मदद करनी पड़ी, खासकर तब जब वो खुद 5वीं डिवीज़न की स्पेशल फोर्सेस का कमांडर रह चुका है। लेकिन यही कमजोरी उसे और भड़का देती है। अब वो जानना चाहता है कि वो कितनी जल्दी अपने प्राइम तक वापस पहुंच सकता है। उधर दूसरी तरफ एकेडमी के 2 जिम्मेदार अफसरों को भी खबर लग जाती है। वो चिढ़कर शिकायत करते हैं कि पीछा करने वाली टीम से अब तक कोई अपडेट नहीं आया। वो जोर देते हैं कि उन सबको किसी भी हाल में पकड़ा जाना चाहिए, कमांडर डैमियन के पैलेस से लौटने से पहले। लेकिन समस्या ये है कि ठीक उसी वक्त वहाँ डैमियन खुद प्रकट हो जाता है, ये कहते हुए कि वो पागल वापस आ चुका है। पहले तो लगता है कि वो सामने वाले को 2 टुकड़ों में बांट ही देगा, लेकिन अचानक उसकी एक्सप्रेशन बदलता है और वो कहता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पहले से ही काफ़ी बिजी था, इसीलिए अब ये काम वही संभाल लेगा। वैसे बता दें, ये आदमी कैडेट क्वार्टर का डायरेक्टर है, तो पूरे भरोसे से कहता है कि भगोड़ों को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर डैमियन पूछता है कि वो उन्हें बिना किसी घटना के वापस कैसे लाएंगे, जबकि घटनाएं तो पहले ही हो चुकी हैं। और इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, डैमियन अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है, इतनी ज़बरदस्त ताकत से कि उसे ज़मीन में गाड़ देता है। उसकी दोनों टांगें सैकड़ों टुकड़ों में टूट जाती हैं। आसपास मौजूद बाकी लोग डर से कांपने लगते हैं। डैमियन ठंडे लहजे में कहता है कि उसे नहीं पता कि वो उन्हें वापस कैसे लाएंगे। उसे बस इतना पता है कि ये सब निकम्मे हैं जो अब तक कुछ साधारण से अप्रेंटिस भी नहीं पकड़ पाए। वो आदमी घबराकर एक मौका मांगता है, लेकिन डैमियन उसकी खोपड़ी कुचल देता है, ये कहते हुए कि उसे देने के लिए कोई मौका है ही नहीं। फिर असली ट्विस्ट आता है। डैमियन अपने एक अंडरलिंग को आदेश देता है कि तुरंत परस्यूट ग्रुप को बुलाया जाए, क्योंकि अब आगे से वो खुद इस मामले को संभालेगा। आखिरकार एक बहुत ही दिलचस्प लड़का है जिसे वो हर हाल में ढूंढना चाहता है। और अगली सुबह ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ एट्रिया में वापस तीसरा परस्यूट ग्रुप पूरी रफ्तार से जंगल में दौड़ रहा होता है। तभी उनकी लीडर सबको रुकने का इशारा करती है, क्योंकि ज़मीन पर उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। तुरंत ही बाकी लोग उससे पूछते हैं कि क्या कुछ और है या फिर क्या निशान गायब हो गया। इस पर वो कहती है कि बिल्कुल उल्टा है, परस्यूशन तो एकदम स्मूथ चल रहा है। और यही बात उसे सबसे ज़्यादा अजीब लग रही है। वहीं वो अपनी मास्क उतारती है और सामने आता है उसका नाम, केली। इस पर उसके बाकी 2 साथी हिलेस और आंद्रे कहते हैं कि इसमें अजीब क्या है, आखिर ये तो बस नंबर 974 है, यानी जान। इतना कमज़ोर कि उसका ट्रैक करना आसान होना ही चाहिए। लगता है उन्हें चट्टान के पास उसके पैरों के निशान भी मिल गए थे, और सबूत ये भी कि वो उसी दिशा में जा रहा है। एकदम वही घटिया और बेतरतीब निशान जो किसी डरे हुए बेबस अप्रेंटिस के होने चाहिए। फिर भी केली के मन से वो बेचैनी जाती नहीं। उसे लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि शायद वो ज़्यादा सोच रही है। और जैसे ही देखती है कि धुंध गहरी होने लगी है, वो आदेश देती है कि और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे ताकि ये काम जल्दी ख़त्म हो। बाकी दोनों भी सहमत हो जाते हैं, कहते हैं कि 974 तो आसान शिकार है, असली दिक्कत तो नंबर 12 देगा। लेकिन तभी सब कुछ एकदम से ख़राब हो जाता है। अचानक एक परछाई आंद्रे के पीछे उभरती है और उसे खींचकर सीधे पेड़ की चोटी तक ले जाती है, इतनी तेज़ी से कि किसी को भनक तक नहीं लगती। अब सिर्फ 2 बचे हैं,
और जैसे ही हिलेस को अपने साथी की गैर मौजूदगी का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक ही बार में उसका काम तमाम। कुछ सेकंड बाद केली पीछे मुड़कर पूछती है कि इतना शोर क्यों हो रहा है। बस यही गलती थी। वो देखती है कि वो पूरी तरह अकेली खड़ी है। उसके दोनों साथी गायब हैं, ना कोई निशान, ना कोई आवाज़। उसका दिमाग तेज़ी से चलता है। इतने कम समय में कोई उन्हें कैसे ख़त्म कर सकता है? और भले ही वो इसे उस अजीब एहसास से जोड़ती है, लेकिन उसका लॉजिकल दिमाग मानने को तैयार नहीं। नंबर 9, 174 ऐसा कर ही नहीं सकता। और तभी जान उसके सिर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आखिरी पल में रिएक्ट कर जाती है, पलट कर वार करती है और एक पेड़ को आधा चीर देती है। गुस्से में चिल्लाती है कि वो कितना घमंडी है, ये सोचने के लिए कि वो इतनी आसानी से फंस जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से अगले ही पल एक पतला सा धागा उसकी गर्दन में कस जाता है। उसे पूरे जंगल में घसीटा जाने लगता है, पेड़ की डाल को चरखी की तरह इस्तेमाल करते हुए। धागा धीरे धीरे उसकी गर्दन को चीर रहा होता है। सांस टूटने लगती है और कुछ ही सेकंड में उसे सच्चाई समझ आ जाती है। जो निशान उन्होंने फॉलो किए थे, जो सबूत उन्हें मिले थे, सब जानबूझकर छोड़े गए थे, सिर्फ उन्हें रोकने के लिए, सिर्फ उन्हें भटकाने के लिए और उन्हें सीधे एक जाल में लाने के लिए। अब जो बात उसे समझ नहीं आ रही वो ये है कि नंबर 974 आखिर कैसे उन लोगों को हरा सका जो आज तक एक भी मिशन में फेल नहीं हुए थे। लेकिन अब वो किसी को जवाब देने के मूड में नहीं है और उसी पल परस्यूशन स्क्वाड नंबर 3 पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। जैसे ही टेंशन कम होती है, प्रोडा उनके हथियार उठा लेता है, मानते हुए कि ये उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो वो जिंदा निकल सकता है। अभी के लिए उसका सबसे बड़ा फोकस है इस धुंध का फायदा उठाना। लेकिन असली समस्या ये है कि हाउस डॉग्स ज्यादा देर तक उसके खून की गंध को फॉलो करने से चूकेंगे नहीं। इसलिए वो तुरंत खाना शुरू करता है और अपने पूरे शरीर पर सिलिस जड़ी बूटियां रगड़ता है। उनकी बदबू इतनी भयानक होती है कि नाक जल जाए। असल में वो गंध इतनी गंदी होती है कि कुत्ते उससे नफरत करते हैं। मतलब फिलहाल वो सेफ है, लेकिन दिक्कत तब होगी जब ये लोग स्वर्ग और धरती का जाल फैलाना शुरू कर दें, जिससे एक राजा भी नहीं बच पाता। तभी वो देखता है कि जंगल के दूसरे सिरे से धुआं उठ रहा है और ये बहुत बुरा संकेत है, क्योंकि परस्यूशन स्क्वाड को आग जलाने की सख्त मनाही है। मतलब ये या तो जेक है या टोडो, जिन्होंने बेवकूफ़ी में कैंप लगा लिया होगा। ये एक ऐसी मूर्खता है जो उनकी जान ले लेगी। वो पल भर के लिए सोचता है कि शायद उसे उन्हें बचाने जाना चाहिए, लेकिन फिर खुद को याद दिलाता है कि अभी दूसरों की चिंता करने का वक्त नहीं है। आखिरकार सच तो ये है कि वो उन्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाया था ताकि भागने में मदद मिले और उन्हें चारा बनाया जा सके। अगर दुश्मन उनका पीछा करे तो उसके लिए बेहतर ही है, लेकिन चाहे वो अपने दिमाग को कितना भी समझा ले, उसका शरीर उसकी नहीं सुनता और अगली ही पल वो बिना सोचे समझे उधर दौड़ पड़ता है उन्हें बचाने के लिए। लेकिन तभी अचानक उसकी गर्दन के पीछे एक चुभती हुई ठंडक दौड़ जाती है, खून की वो प्यास जिसे वो जंग के मैदान में हजारों बार महसूस कर चुका है। ऐसा एहसास कि उसके पीछे कोई है और उसे घूर रहा है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन तभी उसकी पीठ के पीछे से एक आवाज़ आती है, मुझे खुशी है कि तुमने चारा निगल लिया। जान इतना ज्यादा चौंक जाता है कि कुछ पलों के लिए पूरा का पूरा जाम हो जाता है। वहीं वो आवाज़ लगातार कहती रहती है कि पहली बार देखते ही उसे समझ आ गया था कि वो एक बहुत मज़ेदार खिलौना बनेगा। उसी पल जान को एहसास होता है कि एक छोटी सी तितली की फड़फड़ाहट भी आगे चलकर एक भयानक टाइफून बन सकती है। और जब वो आखिरकार उस सरप्राइज को देखता है, सामने होता है डेमियन, जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, बिल्कुल शांत, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसकी आंखें कभी गलत नहीं होती। फिर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। 974। टेंशन इतनी ज़बरदस्त होती है कि सेकंड्स गुजर जाते हैं। तभी एक बिजली चमकती है और उस जमी हुई फिजा को तोड़ देती है। डेमियन ऐसे सुकून से जैसे कोई टहलने निकला हो, कहता है कि लगता है बारिश होने वाली है। वहीं जन ठंडा पसीना बहाते हुए सोचता है, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। जिस वजह से उसका जाना उसी दिन होना ज़रूरी था वो ये थी कि दूसरी टाइमलाइन में कमांडर अपनी महल वाली मीटिंग से तय समय से काफ़ी देर से लौटा था। उसने वहाँ गड़बड़ कर दी थी और लगभग सम्राट द्वारा दोबारा कैद कर लिया गया था। इतनी बड़ी और अहम घटना यूं ही अचानक बदल नहीं सकती थी। इसीलिए वो खुद से सवाल करता है कि क्या उसकी हरकतों ने भविष्य को मोड़ दिया है। उसकी तमाम इंटरेक्शंस में से कौन सी ऐसी थी जिसने इतना अनकन्वीनियंट असर डाला? क्या वो लोरेना से हुई मुलाकात थी, या रोमान की मदद करना, या फिर वो लोग जिन्हें उसे भागने के लिए मारना पड़ा? भले ही वो सब छोटी छोटी हरकतें लगती हों, लेकिन अब ये साफ हो चुका था कि वही छोटी कार्रवाइयाँ बढ़ते बढ़ते उस भविष्य को तबाह कर चुकी थीं जो उसने पहले से तैयार कर रखा था। तभी डेमियन उससे पूछता है कि क्या वो फिर से उस पर मोल फेंकने वाला है। ये एक रेफरेंस है जिसे जैन तुरंत समझ जाता है और यही साफ इशारा है कि वो चूतियापा है। कमांडर खुद मानता है कि उस वक्त वो बुरी तरह चौंक गया था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी हमला कर देगा। हालत ये थी कि कुछ सेकंड्स तक उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है और कैसे एक साधारण सा अप्रेंटिस इतना ज़्यादा तेज़ हो सकता है। सच कहें तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था, ऐसी जगह पर इतना पोटेंशियल मिल जाना जहां उसने सिर्फ कीड़े मकोड़े होने की उम्मीद की थी। बेशक जान को अब समझ आ जाता है कि ये सोचना उसकी बेवकूफ़ी थी कि इतनी बड़ी बात किसी की नज़र से बच जाएगी।
और भले ही उसे ठीक ठीक नहीं पता कि भविष्य कितना बदल चुका है, लेकिन इतना साफ है कि ये सबसे बुरे सिनारियों में से एक है। और जान जो जानता है उनमें से एक सच्चाई ये भी है कि आगे चलकर डेमियन महाद्वीप के 3 महान तलवारबाजों में से एक बनने वाला है। लेकिन वो वक्त अभी आया नहीं है, और अगर उसे मारना है तो यही मौका है, अभी या फिर कभी नहीं। उसी पल डेमियन उसकी जानलेवा नीयत को भांप लेता है और हंसने लगता है, उसे पूछते हुए कि वो उसे मारने का इरादा कैसे रखता है। उसे ये देखकर मजा आ रहा था कि सामने वाला भागने की प्लानिंग नहीं कर रहा। दरअसल वो इतना एक्साइट हो जाता है कि उसे एक मौका देने का फैसला करता है। वो कहता है कि कोशिश करके उसे मार के दिखाए, और ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे करता है, तभी उसे वो आज़ादी देगा जिसकी उसे इतनी चाह है। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, जैन की नज़र बदल जाती है। यही बात डेमियन की एक्साइटमेंट और बढ़ा देती है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कोई अप्रेंटिस नहीं देखा था। जजमेंट, हिम्मत, सहन शक्ति, स्किल और समझदारी। वो रोज़ जो कचरा देखता था, उसे ये लड़का कई लेवल ऊपर था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पैदा ही स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनने के लिए हुआ हो। उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो खुद को रोक नहीं पाता और पूछ बैठता है कि अगर ये लड़का ऐसे ही बढ़ता रहा तो आखिर किस तरह का राक्षस बनेगा। लेकिन उसकी सारी फैंटेसीज एकदम चली जाती हैं जब जान आह भरता है और वो स्किल्स दिखाने के बजाय, जिन्हें देखने के लिए वो बेताब था, ज़मीन पर गिरकर दया की भीख मांगने लगता है। उसका चेहरा पूरी सिचुएशन को परफेक्टली बयां कर रहा था। और सबसे बुरी बात ये कि जान पूरी एक्टिंग को डबल कर देता है। कुछ आंसू बहाते हुए कहता है कि दूसरे लोगों ने उसे भागने के लिए धमकाया था कि अगर वो उनके साथ नहीं जाता तो उसे मार डालेंगे, और वो डेमियन को देखकर राहत महसूस कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि वही उसकी मदद करेगा। डेमियन उससे पूछता है कि इसका जिम्मेदार कौन था, और जान जोर देकर कहता है कि वो नंबर 12 था। लेकिन भले ही डेमियन उसकी बातों में साथ देता है, वो उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं करता, तब भी नहीं जब जान अपना नाटक आगे बढ़ाता रहता है। डेमियन पहले से जानता है कि उसका असली मकसद क्या है। इसी वजह से वो ठीक वक्त पर जान के हमले को रोक लेता है, ये कहते हुए कि वो इतनी बेवकूफ़ स्ट्रेटजी से अपनी गार्ड कभी नहीं गिराएगा, और किसी तरह से इतनी लापरवाही से उस पर अटैक करना उसे पहले की रोने धोने वाली एक्टिंग से भी ज़्यादा निराश करता है। लेकिन असली सरप्राइज तब आता है जब वो आंखें खोलता है, और सबसे पहले जो वो देखता है वो होता है एक और हमले की नोक, जिसे वो इस बार बस मुश्किल से ही चकमा दे पाता है। वहीं उसे समझ आ जाता है कि पहला हमला तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। यही था वो ट्रिक, बिल्कुल वैसा ही जिसकी उम्मीद उसे अब तक मिले सबसे होनहार अप्रेंटिस से थी। मगर असली डिटेल ये है कि एक ही सेकंड में जान उसकी पीठ के पीछे आ जाता है और कहता है कि अब जो आ रहा है वही असली हमला है, और साथ ही एक स्किल निकालता है जिसका नाम है शैडो इरेजर, जिससे वो लगभग उसे हिट ही कर देता है। लेकिन किसी अजीब वजह से वो वार पलट कर उछल जाता है और उल्टा जैन खुद ही घायल हो जाता है। ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। उसी पल उसकी नज़र पड़ती है कि कमांडर के चारों तरफ एक अजीब सी काली धुंध फैल चुकी है जो एक तरह का भंवर बना रही है, और उसी भंवर से सैकड़ों प्रोजेक्टाइल्स बेतरतीब निकलने लगते हैं, आसपास के पूरे जंगल को तहस नहस करते हुए। और हालात यहीं नहीं रुकते, वो प्रोजेक्टाइल्स अब सीधे प्रोटा का पीछा करने लगते हैं। जैन तुरंत अपनी डैगर निकालता है और शैडोज़ की फॉर्मेशन 5 एक्टिव करता है, जिसके जरिए वो हर एक अटैक को ब्लॉक करने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी डैगर इतना दबाव सह नहीं पाती और पूरी तरह टूट जाती है। उसी वक्त डेमियन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, ये मानते हुए कि उसका तो प्लान था उसे जाने देने, लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन था क्योंकि वो इतने मज़ेदार खिलौने को जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। और बंदा इतना पागल है कि खुलकर मान लेता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ खेलते खेलते भी नहीं थकेगा। लेकिन असली दिलचस्प मोड़ तब आता है जब जान नोटिस करता है कि आखिरी हमले से उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके हैं और उसके कंधे पर टैटू जैसा एक अजीब सा निशान दिखाई देता है। शुरुआत में वो उसे पहचान नहीं पाता, और फिर कहानी हमें अतीत में ले जाती है, ठीक 22 घंटे पहले, भागने से पहले। उस वक्त जब सुपरवाइज़र हाजिरी ले रहा था, जान भी ये कंफर्म कर रहा था कि सारी तैयारियां पूरी हैं। वो खुद से कह रहा था कि अब बस वक्त की बात है, जल्द ही वो अपने परिवार के पास लौट पाएगा। वो रिलिक्वरी की तस्वीर को देखता है और मानता है कि उसे अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है ये जानने के लिए कि वो असल में है कौन। तभी रिलिक्वरी का एक हिस्सा टूट जाता है और उसके अंदर से एक अजीब सा चिन्ह सामने आता है, जिसे वो ये मान लेता है कि शायद ये उसके परिवार का एम्बलम हो। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ऐसा है तो फिर उसे रिलिक्वरी के अंदर छुपाने का क्या मतलब था। और जाहिर सी बात है, अगर उसके परिवार का कोई एम्बलम है तो वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता, ना ही कोई साधारण गुलाम। अच्छी बात यह है कि अपने परिवार को ढूंढने के लिए उसे बस किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो उस एम्बलम को पहचानता हो। दुर्भाग्य से वर्तमान में वही निशान डेमियन के कंधे पर टैटू के रूप में मौजूद होता है। जान के दिमाग में तुरंत सवाल उठता है कि उस साइकोपैथ का उसके परिवार से क्या कनेक्शन हो सकता है। इसी पल वो खुद पर शक करने लगता है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी लॉजिकल नहीं लग रहा था। ये मानते हुए कि सामने वाला एक पागल है, लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ सोच पाता, डेमियन उसे बीच में ही टोक देता है। वो पूछता है कि क्या उसने हार मान ली है, और उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। किस्मत से जान सही वक्त पर रिएक्ट करता है और एक ज़बरदस्त किक से उसके किसी भी आने वाले हमले को ब्लॉक कर देता है। किक सीधा लगती है
एकदम क्लीन हिट, लेकिन डेमियन उसे बिल्कुल आराम से झेल लेता है बिना एक खरोंच खाए। इसके बावजूद वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और फैसला करता है कि अब वो अपना एक ट्रिक दिखाएगा। वो प्योर एनर्जी से बनी कई भालाओं को इन्वोक करता है जो अचानक ज़मीन से जानलेवा हथियारों की तरह बाहर निकल आती हैं। जैन फुर्ती से उन्हें चकमा देता है, लेकिन आखिरकार उसके एक पैर पर वार लग ही जाता है। वहीं उसे एहसास हो जाता है कि कमांडर अब भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। वो लड़ाई ऐसे लड़ रहा था जैसे बस उसके साथ खेल रहा हो। गुस्सा होने के बजाय जान सोचता है कि उसे किसी भी छोटी सी चूक का फ़ायदा उठाकर भाग जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि वो भाग सकता होने के बावजूद भागना नहीं चाहता, क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक साइकोपैथ नहीं खड़ा है, बल्कि वही इकलौता इंसान है जो उसके परिवार के बारे में कुछ बता सकता है। और अब जब ये मुमकिन लगने लगा है कि उसका परिवार नोबल हो सकता है, तो ये जानकारी बेहद ज़रूरी बन जाती है। खासकर इसलिए क्योंकि बहुत दूर नहीं, आने वाले भविष्य में पूरे महाद्वीप में एक ज़बरदस्त बगावत फूटने वाली है, जिसे आर्मेनिया की बगावत कहा जाएगा। ये विद्रोह 10 राज्यों के पतन और कई नोबल परिवारों के पूरी तरह सफाई का कारण बनेगा। और ये बगावत इतनी भयानक होने वाली है कि यहाँ तक कि शाही परिवार भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आखिरकार सम्राट खुद हालात संभालेगा, बगावत के लीडर्स और उनके परिवारों को पूरी तरह मिटाकर। और यहीं असली प्रॉब्लम छुपी है। इस विद्रोह का लीडर कोई और नहीं बल्कि पिछले सम्राट का नाजायज़ बेटा होगा। उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि उसके सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद डेमियन है और वर्तमान में वही डेमियन उससे पूछता है कि वो आखिर सोच क्या रहा है। मुद्दा ये है कि डेमियन उसी परिवार का सदस्य है और ये बगावत उस परिवार के हर एक सदस्य के सफाई की वजह बनेगी। उसके माता पिता तक नहीं बचेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अब भागना उसकी प्रायोरिटी नहीं रही। अब उसका मकसद है इस विद्रोह को रोकना, और इसके लिए उसे डेमियन का भरोसा जीतना होगा, चाहे इसके लिए उसे जो भी करना पड़े। इसी सोच के साथ वो मान लेता है कि वो उसकी काबिलियत से वाकई इम्प्रेस है और कहता है कि स्पेशल फोर्सेस का सुप्रीम लीडर उसके काम से ज़रूर प्रभावित होगा। और बस ये शब्द अपने आप एक रिएक्शन ट्रिगर कर देते हैं। एक ही सेकंड में डेमियन उसका चेहरा पकड़ता है और उसे ऐसे पेड़ की तरफ फेंक देता है जैसे वो कोई खिलौना हो। टक्कर इतनी ज़ोरदार होती है कि जंगल का हिस्सा तबाह हो जाता है। वो गुस्से में पूछता है कि क्या वो मजाक कर रहा है, और जान ज़मीन पर पड़ा होता है, दर्द से तड़पता हुआ, जैसे जान ही निकल गई हो। डेमियन उससे कहता है कि वो अपनी इतनी बड़ी पोटेंशियल को उस लापरवाह जुबान की वजह से बर्बाद कर रहा है, लेकिन जान दांव और बढ़ा देता है, ये कहते हुए कि उसकी जुबान सिर्फ बकवास नहीं करती बल्कि उसमें कुछ काम की बातें भी हैं, जैसे स्पेशल फोर्सेस के सुप्रीम लीडर की कमजोरी। एक बार फिर डेमियन बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसा जान ने सोचा था। वो गुस्से से फट पड़ता है और पूछता है कि उसे ऐसी बातों का पता कैसे है। इसके जवाब में जान बस एक लाइन कहता है, साइमंस काउंटी का 592। बस वही था जो वो ढूंढ रहा था। इसके बाद कुछ घंटों का टाइम स्किप होता है और हम वापस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचते हैं। डेमियन फिर से अपने काम में जुटने के लिए तैयार होता है। उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि जिन 3 लोगों का उसने पहले जिक्र किया था उनका क्या किया जाएगा। इस पर वो कहता है कि उन्हें वापस वहीं भेज दिया जाए जहाँ से लाए थे, क्योंकि वो कीड़ों की चिंता नहीं करना चाहता। वो कीड़े किसे कह रहा है ये साफ नहीं होता, लेकिन तभी उसकी बात बीच में ही रुक जाती है जब एक छड़ी थामे हुए आदमी वहाँ आ जाता है। वो डेमियन से कहता है कि बिजी होने का नाटक करना बंद करे और उसे पूरी दुनिया की नफरत के साथ ट्रीट करता है। उसे देखते ही डेमियन पूछता है, बिना बताए क्यों आए हो? और यहीं खुलासा होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि स्पेशल फोर्सेस का सुप्रीम लीडर खुद है, रोड्रिगो मेयर। डेमियन थोड़ा घमंड दिखाते हुए कहता है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है और उसके अंडर ट्रेन हो रहे अप्रेंटिस तो इतने मजबूत हैं कि कई मामलों में फॉर्मल मेंबर्स से भी आगे निकल चुके हैं। रोड्रिगो को ये सारी बातें बिल्कुल बकवास लगती हैं, क्योंकि वो खास तौर पर इसी वजह से आया था कि उसने सुना था परफॉर्मेंस नॉर्मल से काफ़ी नीचे जा रही है। इस पर डेमियन कहता है कि उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है वो क्या बोल रहा है। भले ही दोनों सामने से एक दूसरे को इंसल्ट न कर रहे हों, लेकिन असिस्टेंट साफ महसूस कर सकता है कि दोनों के चारों तरफ एक बेहद खतरनाक और दुश्मनी भरा माना बह रहा है। एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जिनकी सहन शक्ति कम होती वो अब तक बेहोश होकर गिर चुके होते। तभी रोड्रिगो उससे पूछता है कि वो सम्राट के सामने जाकर सही तरीके से सम्मान दिखाने क्यों नहीं गया। इस पर डेमियन जवाब देता है कि उसके पास करने के लिए इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम थे। रोड्रिगो तंज कसते हुए इशारा करता है कि शायद उसने पूरा दिन भगोड़ों को ढूंढने में बिता दिया, लेकिन कमांडर गुस्से में कहता है कि उसे ज़रा भी समझ नहीं है वो क्या बकवास कर रहा है। उस हफ्ते कोई भी भगोड़ा नहीं था, बस वो खुद था, और वैसे भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो शायद अब उसे वहीं लौट जाना चाहिए जहाँ से आया था। जब वो अपने असिस्टेंट के साथ अकेला रह जाता है तो वो दांत पीसते हुए कहता है कि उसे उस हरामी को मारने का इंतज़ार नहीं हो रहा। साथ ही ये भी जोड़ता है कि बेहतर यही होगा कि उसने सच ही बताया हो। और तभी खुलासा होता है कि उसका मौजूदा असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि खुद जान है। वो अपना मास्क उतारता है और उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो जांच शुरू करेगा उसे खुद पता चल जाएगा कि जो कुछ भी उसने कहा था सब सही था। इसके बाद अपने ऑफिस में पहुंचकर वो उसे बताना शुरू करता है कि भले ही साइमंस काउंटी की 592वीं गली हमेशा सुनसान और वीरान रहती थी, लेकिन वही जगह थी जहां उसने ज़िंदगी बिताई और जहां वो बड़ा हुआ। वहां ज़्यादा बच्चे नहीं थे,
इसीलिए ज़्यादातर समय उसे अकेले ही खेलना पड़ता था। बस कभी कभार ही उसे अपनी इकलौती दोस्त के साथ खेलने का मौका मिलता था, एक छोटी सी सुनहरे बालों वाली लड़की जो उसे खिड़की से देखा करती थी। और उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि वो लड़की असल में रोड्रिगो की बेटी थी। और वर्तमान में डेमियन ये सुनकर कहता है कि अब बहुत सी बातें समझ में आने लगी हैं, लेकिन उसके लहजे से साफ झलकता है कि वो इस कहानी पर 1 इंच भी भरोसा नहीं कर रहा। उसे ये सब सच होने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा इत्तेफाका लगता है। बेशक हम जानते हैं कि ये सच नहीं है, और ख़ुद जैन भी इस बात से वाकिफ़ है। उसे पूरा यकीन है कि डेमियन जैसा इंसान इतनी कमज़ोर और ढंग से न घड़ी गई कहानी में फंसने वाला नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि झूठ हो या सच, उसकी मिशन यही है कि डेमियन उस पर भरोसा करे। और डेमियन और रोड्रिगो के बीच सालों से चली आ रही गहरी दुश्मनी को देखते हुए उसे इसी मौके का फ़ायदा उठाना होगा। उधर वो लोग लड़की को ढूंढना शुरू कर चुके हैं, और जाहिर है उन्हें वो बताया गया पता कहीं नहीं मिला। लेकिन जान को बस थोड़ी देर तक इस झूठ को जिंदा रखना है, क्योंकि यहाँ असली मुद्दा ये है कि डेमियन की रोड्रिगो के लिए नफरत इतनी गहरी है कि उसे हराने का कोई तरीका सुनने भर से ही जोश आ जाता है। और वो तरीका दरअसल एक ऐसी कमजोरी है जिसे उसे हर हाल में एक्सप्लॉइट करना ही होगा। कुछ शक के साथ डेमियन उससे पूछता है कि क्या वाकई किसी लड़की पर हमला करके वो कुछ हासिल कर पाएंगे। इस पर जान हाँ कहता है और अपनी कहानी आगे बढ़ाता है, ये बताते हुए कि सपोजिडली वो लड़की हमेशा अपने पिता के दुश्मनों की धमकियों में जीती आई है, जो उसे किडनैप करके उस आदमी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। कहानी का सबसे अहम हिस्सा ये है कि जान की बनाई फैंटेसी के मुताबिक रोड्रिगो हर बार इन धमकियों के आगे झुक जाता है, क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हालत यह है कि वो उसे हमेशा निगरानी में रखता है, स्पेशल फोर्सेस की सुरक्षा में एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करता रहता है। बेशक ये सब झूठ ही झूठ है, और डेमियन को भी ये बात समझ में आती दिखती है। वो कहता है कि ये कितना अजीब है कि सब कुछ इतनी परफेक्टली फिट हो रहा है। इस पर थोड़ी सी शर्म के साथ जान उससे कहता है कि भरोसा करे, क्योंकि किस्मत की देवी शायद पहली बार उस पर मुस्कुरा रही है। इसी पल डेमियन लारोजा निकालता है, एक ऐसा पेन जिसे माना से पावर अप किया गया है, जो असल में एक गोली बन चुका होता है। भले ही जान उसे चकमा देने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डेमियन उसे चेतावनी देता है कि मजाक बंद करे, क्योंकि ये भी पूरी मुमकिन है कि वो रोड्रिगो नाम के उस हरामी द्वारा भेजा गया एक जासूस ही हो। वैसे भी सब्र की उसमें कमी है। उसे समेटते हुए जान खुद को शांत रखता है और कहता है कि वो समझता है कि डेमियन ऐसा क्यों सोच रहा है, लेकिन कई बार इन तमाम इत्तेफाकों का फ़ायदा उठाना पड़ता है। बिखरी हुई पजल की सारी गोटियां उठाकर जोड़नी पड़ती हैं। बचपन की यादें, चीफ के पारिवारिक रिश्ते, स्पेशल फोर्सेस के अंदर की पावर स्ट्रक्चर और उन दोनों के बीच की चली आ रही दुश्मनी, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो इतने अच्छे से फिट बैठते हैं कि झूठ जैसे लगने लगते हैं, लेकिन असल में वो उस बेहद कॉम्प्लेक्स पजल के टुकड़े होते हैं जिसे हम रियलिटी कहते हैं। और अपने मन में जैन सोचता है कि वो तो यही काम शुरू से करता आ रहा है, यादें और जानकारी इकट्ठा करना, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। वो ये भी जोर देकर कहता है कि अगर वो सच में रोड्रिगो का जासूस होता तो उसे वहां से भागते वक्त अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सारी जानकारी उसने तो बस एक ट्रम्प कार्ड की तरह संभाल कर रखी थी, ताकि अगर उसका भागने का प्लान फेल हो जाए तो काम आ सके। और यही नया अप्रोच डेमियन को थोड़ी सी गार्ड नीचे करने पर मजबूर कर देता है। झूठ और सच को मिलाने की वही पुरानी स्ट्रेटेजी, उम्मीदें पैदा करना फिर थोड़ा डिसअपॉइंट करना, ताकि शक और भरोसे के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना रहे। ऐसा बैलेंस जिसमें सामने वाला धीरे धीरे उसकी हथेली में आ जाए। अब सब सेट है, उसे बस तराजू को हल्का सा अपने फेवर में झुकाना है। इसीलिए वो कहता है कि उसने खुद से इन्वेस्टिगेशन की है और उसे पता चल गया है कि वो लड़की कहाँ है। उम्मीद का एक छोटा सा टुकड़ा, एक क्रम्ब जिसे डेमियन को चिपकना ही पड़ेगा अगर उसे उसकी बातों पर भरोसा करना है। उस पर डेमियन जिंदगी पर सोचता है। चेहरे से साफ दिखता है कि उसे अभी भी शक है, लेकिन आखिरकार वो झुक जाता है। कहता है कि शायद किस्मत सच में उसके साथ है, और ये बात किसी और दिन आगे डिस्कस की जा सकती है। उसके हिसाब से फिलहाल ये सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। जान वहां से चला जाता है और पीछे डेमियन इस मौके का फ़ायदा उठाकर जान के रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है, जहां उसे एक बेहद दिलचस्प जानकारी मिलती है। लेकिन फिर भी सवाल बाकी रह जाते हैं और कहानी एक हफ्ते आगे बढ़ती है, एबिस के किनारे वाली पहाड़ियों में, जहां ऑफिशियली स्पेशल ट्रेनिंग एग्जाम शुरू होता है। यहाँ याद रखना ज़रूरी है कि ये कोई आम जगह नहीं है। ये कई खतरनाक मॉन्स्टर्स का घर है, जिनकी डेंजर लेवल को कम आंकना सरासर बेवकूफ़ी होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ मिलता है स्वैम्प गॉब्लिन। भले ही अप्रेंटिसेस का एक ग्रुप उसे बिना ज़्यादा परेशानी के हरा देता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। वो मान लेते हैं कि अगर ये इतना आसान था तो ये पहाड़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उनमें से एक शांत रहने की कोशिश करता है और वो ये सोचकर रिलैक्स हो जाते हैं कि आसपास के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं। और इसी गलतफहमी में वो मान लेते हैं कि अब पूरा हफ्ता सर्वाइव करना तो एकदम केक वॉक होने वाला है। और तभी जो उनका लीडर लगता है वो कहता है कि उन्हें इवैल्यूएशन के बाकी 2 क्राइटेरिया भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सर्वाइव करने का टेस्ट नहीं है, जैसा कि डेमियन ने शुरुआत में बताया था। उन्हें मॉन्स्टर्स का शिकार भी करना है और उनके अंदर मौजूद मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करनी है। यानी मान लो अगर वो जिंदा भी रह गए तब भी उनकी रैंकिंग इस बात पर तय होगी कि उन्होंने कितनी मैजिक स्टोन्स जुटाई। जितनी ज़्यादा स्टोन्स उतना ऊंचा रैंक।
यहाँ तक कि 4 ग्रेट फैमिलीज को भी पीछे छोड़ा जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें आगे बढ़ते रहना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी आखिरी बात कहता है, अचानक कहीं से एक विशाल हाथ प्रकट होता है और पल भर में उसकी गर्दन तोड़ देता है। रिक्रूट नंबर 3 120 वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाई। बाकी 2 लड़के ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा कुछ आता हुआ उन्हें दिखा तक नहीं। तभी पता चलता है कि सामने है ग्रेट टेम्पल का गोल्डन ओगर, एक सुपर खतरनाक प्राणी जो मैजिक से अपनी मौजूदगी छुपा सकता है ताकि शिकार के बिल्कुल पास पहुंच सके। डर के मारे दोनों लड़के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओगर उनके मरे हुए दोस्त के शरीर को ही प्रोजेक्टाइल की तरह उठाकर फेंक देता है, इतनी स्पीड से कि दोनों ऐसे उड़ते हैं जैसे बॉलिंग में पिंस, और वहीं खत्म। इसी दौरान डेमियन ये पूरा नज़ारा एक तरह की क्रिस्टल बॉल के जरिए देख रहा होता है। वो बाकी अप्रेंटिसेस को अनाउंस करता है कि जो पहले भेजे गए 30 सिलेक्टेड मेंबर्स थे वो सभी पूरी तरह अनिहिलेट हो चुके हैं, इसलिए सब लोग थोड़ा संभल कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने सारे लाशों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और इतना ही नहीं, वो ये भी ऐलान करता है कि अब से हर 5 मिनट में 50 लोगों को भेजा जाएगा। यहीं से असली नाइटमेयर शुरू होता है और साफ दिख रहा है कि वो हरामी सिर्फ इस कत्लेआम से ही खुश नहीं है, बल्कि रोड्रिगो से जुड़ी सारी इन्वेस्टिगेशन से भी वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नज़र आ रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पास बेटी होने वाली बात पूरी तरह झूठ नहीं है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो जॉन को भविष्य से पता है, भले ही उसे शक हो कि इससे उसे हराने लायक कोई ठोस जानकारी मिलेगी या नहीं। फिर भी असली बात यह है कि वो उसके करीब आ रहा है और यही मौका उसे इस्तेमाल करना है, खुद को और मजबूत बनाने के लिए, ताकि वो उसे एक ज़रूरी सहयोगी माने। इसी वजह से जॉन के लिए इबिस के किनारे वाली पहाड़ियों की ये परीक्षा कोई समस्या नहीं, बल्कि एक सुनहरा मौका है। एक ऐसा मौका खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का और उन 2 अनजाने खजानों को ढूंढने का जो इस समय अभी तक किसी ने खोजे ही नहीं है। अगर वो उन्हें हासिल कर लेता है तो उसका ग्रोथ पक्का हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक माहौल अजीब होने लगता है। डेमियन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या उन्हें वाकई यकीन है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। उसका टोन साफ बता रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है, और तभी बिना किसी चेतावनी के वो घुटनों पर झुक जाता है। उसी पल वहां प्रकट होता है काबालान का वैध शासक, कुलीन सम्राट का उत्तराधिकारी लियोनन काबालान। जॉन सब कुछ स्लो मोशन में देखता है। उसे याद आता है कि उसकी यादों के मुताबिक इस पहले राउंड में करीब 500 अप्रेंटिस मारे जाने वाले थे, लेकिन उस वक्त कोई खास अनोमली नहीं हुई थी। ऐसे में ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो लियोन, जिसने कभी उसे मारने की कोशिश की थी, अचानक यहाँ कैसे आ सकता है। ये साफ तौर पर टाइमलाइन की एक अनोमली है, लेकिन जॉन के लिए वो आदमी बिल्कुल भी अनजान नहीं है। वो चेहरा उसी इंसान का था जिसने मरने से पहले उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया था। हाँ, उसकी नज़र उस आखिरी बार से बिल्कुल अलग है जो उसने तब देखी थी। लेकिन जब लियोन खुद को बेहद शालीनता से इंट्रोड्यूस करता है और सब लोग उसके सामने घुटनों पर झुक जाते हैं, जॉन अब खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों में खून की प्यास साफ झलकने लगती है। और फिर आता है असली सरप्राइज। अचानक लियोन ऐलान करता है कि वो इस नर्क से बाहर जाने की गुजारिश करने वाले किसी भी इंसान को आज़ाद करने के लिए तैयार है। वो वादा करता है कि जिन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है उन्हें सबको आज़ादी दी जाएगी। और उसी पल जॉन के चेहरे का एक्सप्रेशन नफरत से बदलकर एकदम सच्ची हैरानी में चला जाता है, क्योंकि ये शख्स बिल्कुल भी उस लियोन जैसा नहीं लग रहा जिसे वो जानता था। अतीत में जॉन उसे हर बार तब देखा करता था जब किसी भी मिशन के बाद उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देने का समय आता था, और भले ही उसने जॉन के साथ कभी खास बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन उसने हमेशा साफ कर दिया था कि उसे उन योद्धाओं को बेशर्मी से छोड़ देने में ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता जो साम्राज्य के लिए लड़ रहे हों। इसके उलट वो हमेशा यही कहता था कि दुनिया शतरंज के खेल जैसी है, जहाँ गुलाम, आम लोग, नाइट्स और यहाँ तक कि खुद कुलीन लोग भी मोहरे हैं, सब उसी के लिए मौजूद हैं और सम्राट की इच्छाओं के लिए जीते हैं। और एक सैडिस्टिक मुस्कान के साथ वो ये भी कहता था कि किसी राजा के लिए मरने से ज़्यादा सम्मान की बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये शब्द जॉन को अब भी एकदम साफ साफ याद हैं। उसके बाद लियोन सबको कहता है कि अगर वो उसकी सेवा के नतीजों का सामना करने को तैयार नहीं है तो अभी भी पीछे हटने का समय है। धीरे धीरे ये सुनकर सभी के बीच उम्मीद फैलने लगती है और वो साफ तौर पर एक्साइटेड दिखते हैं। इतना ही नहीं, वो मुड़कर डेमियाने से भी बात करता है और जोर देकर कहता है कि इतनी अनएथिकल प्रोजेक्ट वाली परीक्षा कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब डेमी उसे कहता है कि वो ये सब उसकी रक्षा के लिए कर रहे हैं, तो वो तुरंत कह देता है कि ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सम्राट का अस्तित्व जनता की रक्षा के लिए है, न कि जनता उसके लिए खुद को कुर्बान करे। पूरे आत्मविश्वास के साथ लियोन साफ कर देता है कि वो ऐसी पागलपन भरी हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, भले ही इसे खुद सम्राट की मंजूरी क्यों न मिली हो। डेमियन जवाब देता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो कानूनी है, लेकिन काफ़ी क्रांतिकारी भी। तभी लियोन पूछता है कि क्या कोई ऐसा अप्रेंटिस है जो इस जानलेवा परीक्षा को अपनी मर्जी से लेना चाहता हो। वो साफ कहता है कि अगर कम से कम एक भी इंसान ऐसा है जो ये करना चाहता है तो वो एक शब्द भी नहीं बोलेगा और चुपचाप वहां से चला जाएगा। बेशक पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में डूब जाता है। डेमियन अपने मन में सोचता है कि लियोन तो पूरा दर्द एसर है, लेकिन तभी अचानक कोई अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो असल में जॉन था और लियोन उसे रैंक 974 पर खड़े इंसान के तौर पर समझता है। लियोन उसकी मदद करना चाहता है
और उससे पूछता है कि क्या उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही। इस पर जान मान लेता है कि हाँ, हो रही है, लेकिन एक बात है जो उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ती। नंबर चाहे जो भी हो, सबको अपनी जान दांव पर लगाकर आगे बढ़ने के लिए लड़ने का बराबर हक है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद लियोन बस इतना कहता है कि जान एक एक्सेप्शनल रिक्रूट है और अपनी बात का पक्का है, और फिर अपनी निगरानी में टेस्ट जारी रखने की हरी झंडी दे देता है। और फिर पोर्टल खोला जाता है और सबको बताया जाता है कि उन्हें उनकी अलग अलग पोजीशन पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जब जान की बारी आती है तो वो नोटिस करता है कि लियोन पहले कभी इस जगह पर नहीं आया था और उसका रवैया पहले से बिल्कुल अलग है। अब जान को ये भी पता लगाना होगा कि आखिर लियोन के साथ ऐसा क्या हुआ। अगले ही पल जान पहाड़ों के एक वीरान इलाके में पहुंच जाता है और ये देखकर खुश होता है कि उसके हाथ पैर सही सलामत हैं, क्योंकि टेलीपोर्टेशन का ये एक साइड इफेक्ट भी होता है। जगह लगभग खाली है, तो सबसे लॉजिकल कदम यही है कि कोई ऐसी चीज ढूंढी जाए जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन तभी उसकी नाक एक अजीब सी खुशबू पकड़ लेती है, सल्फर की वो खास महक, पहाड़ की अपनी ही खुशबू के साथ मिली हुई, जिसे उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। तभी उसकी पीठ पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है और उसका ध्यान जाता है एक ऐसे मॉन्स्टर पर जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि जान समझ पाए कि हो क्या रहा है, सीन कट होकर पहाड़ के दूसरी तरफ चला जाता है, जहां कुछ अप्रेंटिस एक काकातुआ ग्रिफो के हाथों लगभग खत्म होने वाले हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसी वक्त वहां लोरेना आ जाती है, जो एक ही वार में उस ग्रिफो को ढेर कर देती है और ये साबित कर देती है कि आखिर क्यों उसे सबसे स्ट्रांग रिक्रूट माना जाता है। जाहिर सी बात है, लड़के उसका शुक्रिया अदा करते हैं और लोरेना नोटिस करती है कि ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है और इनके साथ कई घायल लोग भी हैं। तब वो उसे बताते हैं कि असल में वो लोग लो लेवल रिक्रूट्स का एक ग्रुप है, जिन्होंने किसी भी हालत में जिंदा बाहर निकलने के लिए साथ रहने का फैसला किया है। यहाँ तक कि वो उससे पूछते भी हैं कि क्या वो थोड़ी देर उसके साथ चल सकते हैं, कम से कम तब तक जब तक सबसे खतरनाक जोन से बाहर ना निकल जाए। लोरेना बिना किसी दिक्कत के मान जाती है, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और ही अटका हुआ है। वो लगातार यही सोच रही है कि जान कहाँ होगा और किस हालत में होगा। उसका वो बागी और चैलेंजिंग रवैया उसकी नज़रों से नहीं बचा था, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस के सामने भी। लेकिन तभी क्रेल बीच में टपक पड़ता है और सच कहें तो उसका नाम उस पर एकदम फिट बैठता है। वो जोर देकर कहता है कि ये छोटे मोटे लोग तो ढाल बनने लायक भी नहीं हैं और इन्हें साथ ले जाना सिर्फ उन्हें स्लो करेगा। ईमानदारी से कहें तो उसकी बात में थोड़ा दम तो है। वो साफ कह देता है कि उसकी ये बेकार की दया ही आगे चलकर उनके लिए मुसीबत बनेगी। लोरेना फिर भी अड़ी रहती है कि किसी को उसके रैंक से जज नहीं करना चाहिए। इस पर क्रेल साफ साफ बोल देता है कि इस ट्रायल के बाद उसका मकसद नंबर 1 बनना है। अच्छी बात यह रहती है कि कशा समय रहते उन्हें याद दिला देती है कि उनके पास आपस में झगड़ने का टाइम नहीं है। वो कहती हैं कि भले ही ये ट्रायल इंडिविजुअल हो, लेकिन आपस में कंपटीशन करने से किसी का भला नहीं होगा। आखिर में ये बात साफ हो जाती है कि बड़े ग्रुप में चलना हमेशा अकेले घूमने से बेहतर है और नॉबल्स होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो इन प्लेबियंस को लीड करें। लेकिन क्रूएल उसके मुंह पर ही उसका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि किसी गद्दार का खून कभी भी नोबिलिटी नहीं कहलाया जा सकता। साफ समझ आ जाता है कि ये एक लो ब्लो था। इस पर कांचा बड़े ही स्मार्ट तरीके से जवाब देता है। बोलता है कि वो अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा है, इसलिए उससे किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है। इतना सुनते ही क्रूएल झट से उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन लोरेना बीच में आकर उसे रोक लेती है और किसी तरह हालात को शांत कर देती है। इसके बाद क्रूएल वहां से दूर चला जाता है, खुद को याद दिलाते हुए कि लोगों के साथ रहना उसके लिए हमेशा मुसीबत ही लाया है। शायद उसे फिर से वैसा ही बन जाना चाहिए जैसा वो पहले था, एक अकेला लड़का जिसे सिखाया गया था कि कुछ चाहना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, किसी से लगाव नहीं रखना है, जिंदा रहते हुए भी जैसे मरा हुआ हो। लेकिन तभी उसके ख्याल टूट जाते हैं जब उसे खून का एक निशान दिखता है जो सीधा एक पहाड़ के पीछे की तरफ जाता है। वो तुरंत सतर्क हो जाता है, दूर से ही पूरे सिचुएशन को एनालाइज करता है और फिर फैसला करने से पहले सब कुछ देखता है। उसे पूरा यकीन होता है कि इसका जिम्मेदार कोई मॉन्स्टर ही होगा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है जान पर, जो दर्जनों गॉब्लिन्स की लाशों से घिरा हुआ है। और इस सीन की सबसे डरावनी बात यह नहीं कि उसने उन्हें मारा है, बल्कि ये है कि वो उन्हें खा रहा था। बेशक इस सब को समझने के लिए हमें कुछ मिनट पीछे जाना पड़ेगा, जहां जान बताता है कि अगर उसे अपने प्लान के साथ आगे बढ़ना है तो उसे हर हाल में 2 चीजें हासिल करनी ही होंगी। उनमें से पहला क्या है ये वो पूरा बता भी नहीं पाता कि तभी उसी पल उस पर एक गोब्लिन हमला कर देता है। जान जरा भी हिचकिचाता नहीं और अपनी एक हाथ से सीधे उसकी छाती को चीर देता है। उसी वक्त एक स्किल एक्टिव करता है जिससे वो गोब्लिन आग में जल उठता है। साथ ही वो उसका दिल तक नोच लेता है और उसकी खून की प्यास अब उसके आसपास मौजूद उन दरिंदों से बिल्कुल अलग नहीं रह जाती। उसके चारों तरफ गोब्लिन्स का पूरा झुंड होता है जो उसकी खाल तक फाड़ डालने को तैयार है। लेकिन जान बस इतना सोचता है कि आज उसका दिन सच में लकी है, और यही सोचकर वो पूरी ताकत के साथ उन सब पर टूट पड़ता है। और इसी टाइमलाइन के इस पॉइंट पर मैजिक स्टोन्स को बस मॉन्स्टर्स का एक साइड प्रोडक्ट माना जाता है। इनका इस्तेमाल भी काफी लिमिटेड होता है, जैसे सिर्फ मैजिक आइटम्स बनाने में। लेकिन जो बात सिर्फ जान जानता है वो ये है कि बहुत दूर नहीं, आने वाले भविष्य में आइजैक नाम का एक एकेडमिक एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी रिसर्च पेपर पेश करेगा
जिसमें वो साबित करेगा कि ये स्टोन्स मॉन्स्टर्स की खासियतें और उनका माना भी एब्जॉर्ब कर सकती हैं। जैसे गॉब्लिन्स रेजिस्टेंस देते हैं, ट्रोल्स रीजनरेशन, ऑग्रेस स्ट्रेंथ, और इसी तरह आगे चलता जाता है। शुरुआत में उसका ये डिस्कवरी एकेडमिक कम्युनिटी में काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन जाता है। सब कहते हैं कि मॉन्स्टर्स और इंसानों का माना को कंट्रोल करने का तरीका अलग अलग होता है और उससे सबूत मांगे जाते हैं। इस पर आइजैक बस चुपचाप अपनी चोगा उतार देता है और नीचे से ऐसा फिजिक दिखाता है जो किसी जंगली दरिंदे से कम नहीं लगता। और यहीं से लोगों ने मॉन्स्टर्स को एक कीमती रिसोर्स के तौर पर देखना शुरू कर दिया। खुद को मजबूत करने के लिए तरीका भी एकदम सीधा था, उन्हें खा जाना। इसी वजह से प्रेजेंट में जान जरा भी नहीं हिचकिचाता और एक एक करके हर दुश्मन से मिली मैजिक स्टोन्स को निगलना शुरू कर देता है। वो खास ध्यान रखता है कि मॉन्स्टर के माना और जहर को 2 के मुकाबले 1 के रेशियो में खाए ताकि उनकी प्रॉपर्टीज का पूरा फायदा उठा सके और मांस की जहरीली टॉक्सिसिटी से वहीं ढेर ना हो जाए। स्वाद लगभग उतना ही खराब होता है जितना बिना सही तैयारी के ऐसा करने का रिस्क, लेकिन उसके पास वक्त बर्बाद करने का ऑप्शन नहीं है। इसीलिए वो ड्रैगन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा जहर को न्यूट्रलाइज करता है। दिक्कत बस ये है कि जितना ज्यादा वो खाता जाता है उतना ही उसे एहसास होता है कि अगर सही तरीके से करना है तो उसे थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो अगला बाइट लेने वाला होता है उसी पल क्रेल उस पर हमला कर देता है और एक ही वार में उसे उड़ा देता है। क्रेल तंज कसते हुए कहता है कि चाहे उसकी हालत कितनी भी डरावनी क्यों ना दिखे, आखिर में वो रैंक 900 का एक कमजोर ही है। हालांकि उसकी सारी अकड़ उसी पल हवा हो जाती है जब वो देखता है कि जान बिल्कुल सुरक्षित और सही सलामत खड़ा है। जान उसे बताता है कि उस जगह के मॉन्स्टर्स के मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। जाहिर है क्रूएल मान लेता है कि उसने जान को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो सिर्फ किस्मत की वजह से था। वो जोर देकर कहता है कि उसने पहले भी ऐसे बारबेरियंस के बारे में सुना है जो मॉन्स्टर्स को खाते हैं। फिर वो बड़े एहसान के लहजे में बोलता है कि अगर जान अब तक इकट्ठी की गई सारी मैजिक स्टोन्स उसे सौंप दे तो वो उसकी जान बख्श देगा। इस पर जान बिल्कुल शांति से जवाब देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो सारी स्टोन्स पहले ही खा चुका है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये सिचुएशन और ज्यादा बिगड़े। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब क्रूएल उसे धमकाना जारी रखता है। चारों तरफ देखकर ये पक्का करने के बाद कि आसपास कोई और नहीं है, जान फैसला करता है कि अब थोड़ा मजा लिया जा सकता है और सीधा एक जोरदार घूंसा उसके पेट में उतार देता है। मार इतनी भयानक होती है कि क्रूएल का दिमाग अतीत में चला जाता है, मेंशन डब्ल्यू के दिनों में। वो याद करता है कि करीब 12 साल की उम्र में उसे एहसास हो गया था कि इस दुनिया के ज्यादातर लोग कचरा हैं। तभी उसने सोचा था कि वो एक दिन अपने परिवार का वारिस बनकर सब पर राज करेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट ही निकली। उसके बड़े भाइयों ने फौरन उसकी जगह छीन ली और उसे एक स्पेशल एकेडमी में भेज दिया, ये कहकर कि उसकी पढ़ाई के लिए बेहतर है। असल में वो बस उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। उसी पल से क्रूएल के अंदर अपने आप से, अपने परिवार से और पूरी दुनिया से गहरी नफरत पैदा हो गई। उसकी नज़र में हर इंसान घटिया कचरा बन चुका था और उसने कसम खा ली थी कि जैसे ही वो उस नर्क जैसी जगह से बाहर निकलेगा सबको खत्म कर देगा। लेकिन आयरनियो देखो, वही क्रूएल अब एक ऐसे नोबॉडी से बुरी तरह पिट चुका है जो थोड़ी देर बाद उसे सरपेंट क्लिफ की तरफ घसीटते हुए ले जाता है। ये पहाड़ की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है जहां तक मॉन्स्टर्स भी जाने से कतराते हैं। उसकी गर्दन में कुत्ते का कॉलर डालकर उसे जबरदस्ती उन क्रिएचर्स की लाशें उठाने पर मजबूर किया जाता है जिन्हें रास्ते में मारा गया था। जो हो रहा है उस पर यकीन न कर पाते हुए भी क्रूएल लगातार यही दोहराता रहता है कि वो विड फैमिली का वारिस है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जान अब उसका रोना सुन सुनकर थक चुका होता है। वो जोर से चेन खींचता है और कहता है चुप रह और चलता रह। क्रूएल पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर जान ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि ये उस इंसान के लिए हल्की सजा है जिसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद वो और कुछ कहने से मना कर देता है और जब क्रूएल फिर वही रटा रटाया राग अलपता है कि वो नोबल है और उसे छूना मना है तो जान सीधा उसके मुंह पर एक पत्थर मार देता है। वही वार आखिरकार क्रेल को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये आदमी है कौन। पहले तो उसे लगा था कि अचानक हुए अटैक की वजह से वो बस चूक गया, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि इतनी बेहुदा आसानी से उसका हार जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। हालांकि जान बार बार कहता है कि बस एक माफी से सब ठीक हो सकता है। क्रूएल मन ही मन इसे ठुकरा देता है। वो खुद को समझाता है कि जैसे ही उसकी ताकत थोड़ी वापस आएगी वो अपने ही हाथों से उसे खत्म कर देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जान उसकी खून की प्यास को साफ महसूस कर लेता है। वो भारी और डरावनी आवाज में पूछता है कि क्या उसे सब कुछ अच्छे से समझाने के लिए एक और पिटाई करनी पड़ेगी। इतना सुनना ही काफी होता है कि क्रूएल फिलहाल हार मान ले। फिर भी जान उस लड़के को लेकर काफी इंट्रीग्ड हो जाता है। वो समझता है कि उसकी ऑरा भले ही कम हो लेकिन उसकी दिशा पूरी तरह कियोस से बिखरी हुई है। हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया में वही अकेली ऊर्जा है जो उसे किसी भी टाइमलाइन में वही एहसास देती है। असल में माना कि डिसिप्लिन्स में ब्लैक मैजिक भी होती है जो अंधकार की ताकत का इस्तेमाल करके श्राप डालती है और अटैक्स को बूस्ट करती है, चाहे वो हथियारों से हों या सीधे मुक्कों से। ब्लैक मैजिक यूज करने वाले लोग नॉर्मल वॉरियर्स से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि धीरे धीरे उनका दिमाग और शरीर टूटने लगता है और आखिरकार वो अंधेरे में पूरी तरह निगल लिए जाते हैं, खुद पर से सारा कंट्रोल खो देते हैं। यही हाल क्रूएल का भी हुआ था। दूसरी टाइमलाइन में वो अपने टाइटल ब्लडी सेलेस्टियल के नाम से जाना जाता था
अपनी क्रूर हरकतों के लिए मशहूर और अपनी फैमिली का सबसे बड़ा प्रतिनिधि बनने के लिए बदनाम था। जान सोचता है कि क्या उसके माना की हालत ही उसे ब्लैक मैजिक की तरफ गिरने में मदद करेगी, लेकिन तभी उसके ख्याल टूट जाते हैं जब वो लड़का उससे कॉलर उतारने की गुहार लगाता है। आखिरकार भागने के लिए उसके पास अब कोई जगह नहीं बची थी। जान हामी भर देता है, बोलता है कि वो वैसे भी यही कहने वाला था क्योंकि वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। वो क्रूएल को एक अजीब सा महल दिखाता है जो चट्टान के नीचे छिपा हुआ है। यही वो जगह है जहां वो सोता है, पहाड़ का असली खजाना। हालांकि सच कहें तो ये खजाना नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। इसलिए वो क्रूएल को आदेश देता है कि गोब्लिन्स की बेजान लाशें नीचे फेंक दें। क्रूएल बिना कुछ समझे उसकी बात मान लेता है। तब जान उसे सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि पीछे मुड़कर मत देखना और अभी इसी पल पोर्टल के अंदर कूद जाना, क्योंकि अब चीजें बिगड़ने वाली हैं। उसी पल हम चट्टान के नीचे का सीन देखते हैं जहां गिरे हुए गोब्लिन्स के शरीर पूरी तरह से सही सलामत पड़े होते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि धीरे धीरे बहा हुआ खून अपने आप हिलने लगता है और एक पैटर्न बनाता है, एक मैजिक सर्कल जो एक्टिव हो जाता है। अचानक एक आवाज गूंजती है, तू कौन है? और अंधेरे से एक डरावनी परछाई जवाब देती है जो तुझे अपने कब्जे में लेता है। इसके साथ ही भयानक चीखें गूंज उठती हैं जो चट्टान की चोटी तक सुनाई देती हैं। घबराया हुआ क्रूएल जान से पूछता है कि उसने आखिर किया क्या है, लेकिन वो ठंडेपन से कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, ये सब तो उसी ने किया है और अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो दुष्ट अस्तित्व आगे बढ़ने लगता है, एक गहरी काली खाई से निकलता हुआ जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद देता है और गूंजती आवाज में हुक्म देता है कि अपनी आत्माएं अर्पित करो। दूसरी तरफ कांचा लोरेना से पूछती है कि क्या उसने अभी जो हुआ उसे महसूस किया, और लोरेना जवाब देती है कि हाँ, एक अकल्पनीय बुराई अब पूरी पहाड़ में फैलनी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा दोनों ये भी महसूस करते हैं कि वो शक्ति सरपेंट क्लिफ की दिशा से आ रही है। अब उनके मन में सवाल उठता है कि वहां आखिर हुआ क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन सा अप्रेंटिस इतना ताकतवर हो सकता है जो उस जगह तक पहुंच पाया हो। लोरेना पूरे हालात को एनालाइज करती है और फिर प्लान बदलने का फैसला लेती है। वो बाकी साथियों की तरफ मुड़कर साफ ऐलान करती है कि सबको अब भी इसी वक्त पोर्टल की तरफ लौटना होगा। न तो अब ट्रायल मायने रखता है, न ही मैजिक स्टोन्स। अगर जिंदा बाहर निकलना है तो ट्रेनिंग ग्राउंड वापस जाना ही एकमात्र रास्ता है। इस पर कांचा पूछती है कि क्या उन्हें ये जानने की जिज्ञासा नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। लोरेना मान लेती है कि हाँ, उसे है। वो बताती है कि जो बुराई की लहर उसने महसूस की है वो इतनी जबरदस्त है कि उसकी ताकत ड्यूक ब्लैक के बराबर लगती है, जो एम्पायर के 5 फिंगर्स में से एक है। सीधी भाषा में कहें तो जो भी वहां प्रकट हुआ है उसे इंस्ट्रक्टर्स भी शायद रोक न पाएं, और वो खुद तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात तब और साफ हो जाती है जब सीन कट होकर पहाड़ के किनारे मौजूद इंस्ट्रक्टर्स के बेस पर जाता है। उनमें से एक को कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि वो पल भर में ही खत्म कर दिए जाते हैं। और वही क्रिएचर ठंडे लहजे में कहता है कि ये तो काफी नहीं था। उधर पैर रोमेनी आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी एक भयानक आग की लपट भस्म कर देती है जो हर कोने में फैल जाती है। यही आग लोरेना और बाकी लोगों को जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने पर मजबूर कर देती है। और रास्ते के बीचों बीच अचानक एक अप्रेंटिस रुक जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि उसके दिमाग में एक आवाज आ रही है जो उसे अपनी आत्मा अर्पित करने का हुक्म दे रही है, लेकिन ये बात उसे बचा भी नहीं पाती। अगले ही पल वो इंसान हजारों टुकड़ों में फट जाता है। उसके पीछे खून के छींटे रह जाते हैं जो धीरे धीरे अपने आप इकट्ठा होने लगते हैं और दीवार पर एक और मैजिक सर्कल बना देते हैं। और तभी बिना किसी चेतावनी के वो क्रिएचर बोल उठता है, मिल गया। उस पल ऐसा भयानक ऑरा फूटता है कि सबके सिर लगभग फटने वाले होते हैं। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब वो मैजिक सर्कल एक पोर्टल में बदल जाता है और उसमें से धीरे धीरे एक कंकाल जैसी हाथ बाहर निकलने लगती है। वो क्रिएचर दहाड़ते हुए कहता है कि उसे वो इंसान मिल गया है जिसने उसे उसकी नींद से जगाया। उसी की वजह से वो वापस लौटा है। वो मानता है कि शायद उसे इनाम देना चाहिए था, लेकिन असल में वो यहाँ उनकी जिंदगियां वसूलने आया है। यहीं हमें बताया जाता है कि मैजिक की सबसे बड़ी झुंझलाहट क्या है। मैजिक तो अनंत है, लेकिन जिंदगी बेहद छोटी। इसी लालच में कुछ लोगों ने अमृता पाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। नतीजा ये निकला कि कुछ ने अपनी आत्माएं अंधेरे को सौंप दी और बदले में इस दुनिया में एक खास किस्म की सत्ता के रूप में बने रहने का मौका पा लिया। ये थे लिच, अनडेड प्राणी जो हर जीवित चीज से नफरत करते थे। लेकिन जैसे ही वो प्राणी पोर्टल से बाहर निकलता है, लोरेना समझ जाती है कि ये कोई आम लिच नहीं है। ये ऐसा लिच है जिसने अनगिनत जिंदगियां निगल ली हैं। इतना भयानक मॉन्स्टर इस जगह पर दिखाई देना किसी भी तरह से समझ में नहीं आता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोमन किस्मत से अब भी सही सलामत है। जैक और बाकी लोगों के साथ पूरी रफ्तार में भागता हुआ। भागते हुए वो हैरानी से देखता है कि सारे इंस्ट्रक्टर्स जमीन पर मरे पड़े हैं, लेकिन रोमन के ख्याल सीधे जान की तरफ चले जाते हैं। ट्रायल शुरू होने से पहले ही उसने जोर देकर कहा था कि वो सब कुछ बिल्कुल अकेले करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसने ये भी माना था कि भागने के साथी होने के नाते उसे उनसे थोड़ा लगाव हो गया है। इसी वजह से उसने रोमन को एक बिल्कुल साफ चेतावनी दी थी, जैसे ही लगे कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, बिना रुके सीधे पोर्टल की तरफ भाग जाना। उस वक्त रोमन को समझ नहीं आया था कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन अब इस तबाही को अपनी आंखों से देखकर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर वो क्या प्लान कर रहा है और क्या ये सब भी उसी का हिस्सा है। उधर लिच धीरे धीरे अप्रेंटिस की तरफ बढ़ता है।
ये कहते हुए कि उन्होंने उसे उसकी नींद से जगा दिया है। लोरेना लड़ने के लिए खुद को तैयार करती है और साथ ही सबको हुक्म देती है कि अगले पोर्टल की तरफ दौड़ना शुरू करो। कांचा उसे रोकने की कोशिश करती है, बोलती है कि बेवकूफ़ी मत करो और हमारे साथ चलो। लेकिन लोरेना पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी तलवार निकालती है, किसी भी कीमत पर सबको वक्त दिलाने के लिए तैयार। वो कांचा से कहती है कि वो बाकी रिक्रूट्स को सेफली बाहर निकालने की जिम्मेदारी संभाले ताकि किसी की जान बेवजह न जाए। और जब वो पल भर के लिए हिचकिचाती है तो उसे वो पल याद आ जाता है जब उसे वादा कराया गया था कि फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसी की होगी, क्योंकि वो अकेली सर्वाइवर है। तो कांचा दौड़ना शुरू कर देती है, मन ही मन माफ़ी मांगते हुए कि वो इतनी आसानी से पीछे हट गई। लेकिन वो जानती है कि लोरेना जैसी लड़की उस जगह मर नहीं सकती। उधर जब लिच देखता है कि लोरेना सच में उसका सामना करने के लिए तैयार है तो वो उसका मजाक उड़ाता है, घमंड से कहता है कि एक मॉर्टल उसे कभी हरा ही नहीं सकता। लेकिन लोरेना कोई शहीद बनने नहीं आई है, उसे पूरा भरोसा है कि ये लड़ाई अभी पूरी तरह हारी नहीं है। असल में उसके पास दो बेहद अहम ट्रिक हैं। पहली, उसकी मिथ्रिल की तलवार जो अनडेड के खिलाफ बेहद असरदार मानी जाती है, और दूसरी वो अभी साफ नहीं होती क्योंकि तभी लिच एक जादू बोलना शुरू कर देता है जिसका नाम है स्कल मैजिक मिसाइल। अगले ही पल दर्जनों डार्क माना प्रोजेक्टाइल्स बनते हैं और बिजली की रफ्तार से लोरेना की तरफ दाग दिए जाते हैं। लेकिन यही जगह है जहां लोरेना की काबिलियत दिखती है। वो पूरी तरह शांत रहती है, एक एक अटैक को फुर्ती से चकमा देती हुई आगे बढ़ती है और पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच जाती है। वो ठंडे लहजे में कहती है कि उसका एडवांटेज बहुत सीधा है, महज एक साथ अटैक और डिफेंस स्पेल नहीं चला सकते। और उसी पल जब लिच का पिछला अटैक अब भी एक्टिव रहता है, वो उसे ऐसे दो हिस्सों में काट देती है जैसे कुछ था ही नहीं। लेकिन असली दिक्कत यहीं सामने आती है। उसकी बात आम तौर पर सही होती है मगर इस केस में काम नहीं करती, क्योंकि लिच तुरंत एक मैजिक शील्ड एक्टिव कर देता है, ये दिखाते हुए कि उसकी हर एक खोपड़ी अपने आप में अलग अलग तरीके से स्पेल कास्ट करने की क्षमता रखती है। तभी उन खोपड़ियों में से एक पीछे से उस पर हमला करती है। झटके में लोरेना की तलवार छूट जाती है और वो पूरी तरह दुश्मन के कब्जे में आ जाती है। अब वो पूरी तरह उसकी दया पर होती है, बची खुची ताकत समेटते हुए। लोरेना छूटने के लिए तड़पती है, उससे छोड़ देने की गुहार लगाती है, लेकिन सब बेकार। उल्टा उसकी ये जिद और हिम्मत लिच को और ज्यादा एक्साइट कर देती है। वो ठंडी हंसी के साथ कहता है कि उसे ठीक यही चीज पसंद है, वो जिद जो किसी ऐसे इंसान में होती है जो उसके सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है। इसीलिए वो उसे जाने नहीं देगा, वो उस नोबल आत्मा को तोड़ देगा और उसे एक ऐसे लाश में बदल देगा जो सिर्फ और सिर्फ उसी की सेवा करेगी। तभी खोपड़ियों में से एक आगे बढ़ती है और उसके अंदर से एक चमकता हुआ थर्ड आई खुलता है। उसी पल लोरेना पर कंट्रोल लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ सरपेंट क्लिफ की गहराई में एक और प्राणी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, दिखने में लिच जैसा, लेकिन सिर पर सींग और शरीर पर एक बड़ी सी क्लोक। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि अनजाने में एक मैजिक फायर ट्रैप पर पैर रख देता है। अगले ही पल जबरदस्त आग की लपटें फूट पड़ती हैं, इतनी भयानक कि लगभग उसे राख बना देती हैं। लगभग, क्योंकि जैसे ही आग शांत होती है वो प्राणी पूरी तरह सुरक्षित खड़ा होता है। वो धीरे से अपना मास्क उतारता है और तब खुलासा होता है वो कोई और नहीं, खुद जान है। और अब वो खुद मान लेता है कि उसे लगा था ये एक आसान सा लूट मिशन होगा, लेकिन जिस शानदार तरीके से उसका स्वागत किया गया है उसके बाद आगे क्या होने वाला है ये कोई सोच भी नहीं सकता। वो ये भी मानता है कि आग के खिलाफ हाई रेजिस्टेंस वाली क्लोक पहनना एकदम सही फैसला था। इसके बाद वो पूरे इलाके को एनालाइज करना शुरू करता है और पहचान लेता है कि यहाँ कुल 492 मैजिक ट्रैप्स लगे हुए हैं। ऐसे में साफ हो जाता है कि गोब्लिन्स का इस्तेमाल करके लिच को आज़ाद करना एक शानदार आइडिया था, ताकि अब वो इस जगह को आराम से एक्सप्लोर कर सके और असली बड़े खजाने की तलाश कर सके। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो सिर्फ वही इंसान इस्तेमाल कर सकता है जिसे उस क्रिएचर के बिहेवियर की हर बारीकी पता हो। सच तो ये है कि ये इतना रेयर है कि इसके बारे में उसने सिर्फ दूसरी टाइमलाइन में ही सुना था। उस वक्त जब वो पहले ही एक कमांडर बन चुका था, उसे एक रिपोर्ट मिली कि एक एग्जाम पूरी तरह से फेल हो गया है। बिल्कुल इसी तरह रिक्रूट्स को पहाड़ पर उनके हाल पर छोड़ दिया गया था और अनजाने में कुछ लोगों का खून खाई के नीचे बह गया था, जिससे एक ऐसा नर्क खुल गया कि 1000 में से पूरे 900 अप्रेंटिस वहीं मारे गए। हालात इतने डरावने थे कि पहली बार अथॉरिटीज़ ने ट्रेनिंग कैंप के बेरहम तरीकों पर सवाल उठाए। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और तब पता चला कि वो जगह अविश्वसनीय खजानों से भरी हुई थी। ऐसे प्राचीन ग्रंथ जो किसी को भी महान विद्वान बना सकते थे और ऐसी दौलत जो सोच के भी बाहर थी। हालांकि उन सारी दिलचस्प चीज़ों के बीच जो वहाँ मिली थीं, दो चीज़ें बिल्कुल अनमोल थीं। पहला ग्रिमोआर और दूसरा एक अंडा जिसमें उस लिच ने हजारों सालों में जो भी माना जमा किया था वो सब बंद था। दूसरी टाइमलाइन में वो अंडा कभी मिला ही नहीं। सबने यही मान लिया था कि लिच के खिलाफ हुई उस अफरा तफरी भरी लड़ाई में वो कहीं नष्ट हो गया होगा, लेकिन असल में वो अब भी यहीं होना चाहिए। और अगर वो जान के हाथ लग गया तो उसे इतनी ताकत मिल सकती है कि वो ग्रिमोआर की पूरी ताकत निकाल सके और उसके बाद 100% डिवाइन ड्रैगन ब्रीथ पर पूरा कंट्रोल। यही था जान का प्लान, यही उसका एकमात्र रास्ता था अपनी पिछली जिंदगी की स्किल्स को पार करने का। इन्हीं ख्यालों के साथ वो आखिरी फ्लोर पर पहुंचता है, ठीक उसी जगह जहां अल्टर होना चाहिए।
वो उस मिशन की रिपोर्ट से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके सारे स्पेल ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं जैसे वो किसी आईने पर मार दिए गए हों, और तभी सच सामने आता है। ये कोई आम दरवाजा नहीं था, ये एक स्पेशल गार्डियन है जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन लगा है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने असली मालिक पर ही रिएक्ट करेगा। अच्छी बात यह है कि अंदर घुसने का यही एक रास्ता नहीं था। कुछ ही मीटर आगे उसे एक सीक्रेट पैसेज मिल जाता है जो कई जानलेवा मैजिक ट्रैप्स से जुड़ा हुआ है, ऐसे ट्रैप्स जो किसी को भी मार सकते हैं। लेकिन आखिर में यही रास्ता सीधे उस मशहूर अल्टर तक जाता है। जान जानता है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसके पास वक्त की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस वक्त लिच कहीं ऊपर मजे ले रहा होगा। अब सीन वापस लिच की तरफ आता है। लोरेना उसे खुलकर गालियां देती है, लेकिन ये सब उल्टा उसे और मोटिवेट कर देता है। वो हंसते हुए कहता है कि वो उसे अपना पर्सनल खिलौना बनाएगा, उसकी गर्दन काटने की धमकी देता है, हाथ पैर नोच लेने की बात करता है, यहाँ तक कि उसे जॉम्बी बना देगा ताकि वो अपने ही चाहने वालों को खा जाए। लेकिन एक पॉइंट पर लीच ये सबसे उब जाता है। वो सीधा हमला करती है और ऐलान कर देती है कि यही उसका अंत होगा। पहली नजर में ऐसा लगता है कि लोरेना को बेरहमी से आर पार कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट निकलती है। लोरेना जोर से हंसने लगती है और दिखाती है कि उसने उस अटैक को अपने दांतों से रोक लिया था। साफ है वो बिना लड़े मरने वाली नहीं है। उसकी ये दुस्साहसिक हरकत लिच की सहन शक्ति की सारी हदें पार कर देती है। वो अगला अटैक तैयार करता है इस इरादे से कि उसे पूरी तरह राख में बदल देगा, लेकिन तभी वो अचानक रुक जाता है, चारों तरफ देखने लगता है जैसे कुछ बहुत गलत हो गया हो। लोरेना समझ नहीं पाती कि माजरा क्या है। तभी लिच खुद बोल उठता है कि जिस बैरियर को उसने अल्टर पर लगाया था वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। कोई उसके डोमेन में घुस चुका था, और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो इतना पैरानॉइड हो जाता है कि लोरेना पर ही इल्जाम लगा देता है। पूछता है कि क्या वो किसी और के लिए काम कर रही थी, क्या वो बस एक चारा थी। इस पर लोरेना गुस्से में चिल्लाती है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो आखिर किस बकवास की बात कर रहा है। किस्मत से दुश्मन के पास वक्त बर्बाद करने का मूड नहीं होता। वो बस एक ही वार में लोरेना को जमीन पर दे पटकता है, अपने घूंसे को ग्रेविटी स्पेल से और भी ताकतवर बनाते हुए। इसके बाद वो एक पोर्टल खोलता है और सीधे उसी दरवाजे के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। 127-5। लोरेना को खुद यकीन नहीं होता कि वो उस हमले से जिंदा बच गई। अब सीन कट होकर मेन अल्टर के अंदर जाता है। लिच पूरे इलाके को घूरते हुए जांचना शुरू करता है और धमकी देता है कि जिसने भी यहाँ घुसने की हिम्मत की है वो बचेगा नहीं। खास तौर पर वो खुद से यही पूछता है कि आखिर किसी ने इस जगह की एकदम सटीक लोकेशन कैसे पता लगा ली। और तभी उसे एहसास होता है कोई एक नहीं बल्कि उसके सारे एलिक्सिर पी चुका है। वो एलिक्सिर जो अब तक बनाए गए सबसे एडवांस्ड पोशंस थे, ऐसे पोशंस जो रिफाइंड मैजिक को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते थे। वही पोशंस जिन्हें उसने पिछले पूरे 1000 सालों में खून पसीना बहाकर तैयार किया था, ताकि एक दिन इंसान के रूप में दोबारा जिंदा हो सके। सीधे शब्दों में कहें तो किसी ने उसकी 1000 साल की मेहनत को एक झटके में पानी में बहा दिया था, और वो कोई और नहीं जान था। लिच की पीठ पीछे बिल्कुल शांत अंदाज में यान उसे बधाई देता है, कहता है कि सच में उनका स्वाद कमाल का था। हद तो तब हो जाती है जब प्रोटा बेधड़क उसे भी एक घूंट ऑफर कर देता है, लेकिन ये उसे चिढ़ाने की चाल नहीं थी। असल में ये तो ज्यादा मैजिक पी लेने से हुई हल्की नशे की हालत थी। और अजीब बात यह है कि फिलहाल इससे कोई सीधी दुश्मनी भड़कती हुई नजर नहीं आती। ये सब लिच के गुस्से को जरा भी शांत नहीं करता। वो उसे चुप रहने को कहता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इरादा साफ है, पहले इसे मिटाएगा और फिर बाकी सबका भी कत्लेआम करेगा। इसके जवाब में यान उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो चाहता तो सीक्रेट पैसेज से चुपचाप सब चुरा सकता था बिना उसे भनक लगे, लेकिन उसे इतना आलस आ गया कि उसने सोचा चलो जल्दी से सब खत्म करते हैं ताकि बाकी लोग और खतरे में ना पड़ें। इतना कहते ही वो हमला कर देता है। दोनों के बीच एनर्जी का जबरदस्त टकराव होता है और देखने में लगता है कि ताकत लगभग बराबर है। इस टक्कर के दौरान जान उसे बधाई भी देता है कि उसने इतने सारे दिलचस्प आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा कर रखे हैं। आखिरकार लिच खुद का परिचय देता है। उसका नाम मोमो है, एक प्राचीन जादूगर जिसने अपनी मर्जी से खुद को अनडेड बना लिया, सिर्फ अपनी बदले की आग को पूरा करने के लिए। उसने पूरे 1000 साल अपनी रणनीति पर काम किया था, और अब वो पूरा प्लान एक बेधड़क चूहे की वजह से चौपट हो गया, जिसने बेवजह अपनी नाक वहां घुसा दी। उसे उस गद्दार की वजह से हर तरह की बेइज्जती सहनी पड़ी, जिसने उसे धोखा दिया और सब कुछ छीन लिया। वो खुद से कहता रहा कि सही वक्त का इंतजार करना ठीक रहेगा, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इसके जवाब में जान बस इतना कहता है, सॉरी, लेकिन उसके लहजे से साफ था कि उसे जरा भी अफसोस नहीं है। इसके बाद मोमो पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी एक शॉकिंग सीन होता है। जान सिर्फ एक शब्द बोलता है, रुक, और उसी पल मोमो का पूरा शरीर जड़ हो जाता है, हिल तक नहीं पाता। लीच को समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन फिर वो सारी कड़ियां जोड़ता है और सच्चाई समझ जाता है। ये कमबख्त अंडा खा चुका है और अब उस पर पूरा कंट्रोल उसी का है। इतना ही नहीं, बल्कि वो पहले ही उसका इस्तेमाल करके एक माना हार्ट बना चुका है। ये एक एडवांस टेक्निक है जिसे कोई साधारण अप्रेंटिस तो सपने में भी मास्टर नहीं कर सकता। इसके बाद लीच खुद को आजाद कर लेता है और पूरे जोश में उसका पीछा करने लगता है, जो भी है सब कुछ झोंक कर अटैक करता हुआ। तभी जान उसे चेतावनी देता है कि उसे संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि अब वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर उसने उसे मार दिया तो वो खुद भी मर जाएगा। इसके जवाब में लिच हंसते हुए कहता है कि
उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे मारने वाला नहीं है, वो तो बस उसके शरीर को एक बर्तन की तरह इस्तेमाल करेगा, उसी में दोबारा जन्म लेकर अपना प्लान आगे बढ़ाएगा। आखिरकार उसका शरीर पहले ही अंडे और एलिक्सिर दोनों को एब्जॉर्ब कर चुका है, तो उससे बेहतर विकल्प क्या ही हो सकता है। जान उसे बताता है कि उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन साफ है कि ये फैसला उसके हाथ में नहीं है। लिच अपने हमलों को और ज्यादा पावरफुल कर देता है, इतना कि अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचता सिवाय डिवाइन ड्रैगन ब्रीथ इस्तेमाल करने के। और उसी पल लिच अपनी पूरी ताकत छोड़ देता है। चारों तरफ तबाही की लहर दौड़ जाती है। उस धमाके के बीच जेबस गायब हो जाता है। लिच पूछता है कि क्या ये उसे आउट ऑफ गेम करने के लिए काफी था, लेकिन तभी जान अचानक उसके ठीक बगल में प्रकट होता है, पूरी तरह सुरक्षित। वो कमरे के अंदर ऐसी रफ्तार से भाग रहा होता है कि लिच मुश्किल से उसकी मूवमेंट्स को फॉलो कर पा रहा है। जान भी हैरान रह जाता है, महसूस करता है कि कैसे माना एनर्जी उसके शरीर में बिल्कुल सही तरीके से सर्कुलेट हो रही है, जैसे ये कोई साधारण सांस लेने की प्रक्रिया हो। वो खुद से पूछता है कि क्या यही डिवाइन ड्रैगन ब्रीथ की असली ताकत है। ये बिल्कुल भी उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था, लेकिन आज जो कुछ भी उसने किया है उसके बाद मुमकिन है कि वो रीइंकार्नेट होने से पहले वाली अपनी सारी ताकत वापस पा ले, और कौन जाने उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाए। दुर्भाग्य से अचानक उसके सामने एक डेड एंड आ जाता है, और यही मौका लिच इस्तेमाल करके उसे जा पकड़ता है। और भले ही यान के लिए उसे मारना नामुमकिन सा न लगे, फिर भी वो मानता है कि वो अपनी सारी हथियारें और टूल्स पहले ही यूज कर चुका है, यानी इस वक्त वो 100% कंडीशन में नहीं है। और उसकी यही हिचकिचाहट लिच के लिए परफेक्ट ओपनिंग बन जाती है। वो अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक में से एक लॉन्च करता है, लेकिन इस बार उसे रोकने वाला न जान होता है न यान, बल्कि खुद लियोन। उसे इस टेस्ट में जो कुछ भी हुआ था उसकी खबर मिल चुकी थी, और उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा, सीधे एंट्री मारी और खतरे को खत्म करने आ गया। पूरी तसल्ली के साथ वो जान से कहता है कि अब उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो खुद उसकी रक्षा करेगा। वहीं लियोन गुस्से से भरकर कहता है कि उसने 100 से भी ज्यादा अप्रेंटिस को मार डाला है और वो इसे कभी माफ नहीं करेगा। लियोन जोर देकर कहता है कि उसके पास गैलस है, अब वक्त आ गया है कि यान पीछे हट जाए और सब कुछ उसके हवाले कर दे। जान मान जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो पहले से ही इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो खुलासा करता है कि रोमान को जो इंस्ट्रक्शंस दिया था कि अगर सब कुछ पूरी तरह खराब हो जाए तो क्या करना है, वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक थी। असल में उसने कहा था कि इंस्ट्रक्टर चीफ को पूरे हालात की जानकारी दे, और साथ ही खून ऑर्डिनेट्स भी, वो भी इतनी तेज आवाज में कि प्रिंस तक सब कुछ पहुंच जाए। और जो सच में चौंक जाता है वो है लीच। वो उसकी मौजूदगी और एनर्जी को पहचानते हुए पूछता है कि उसका बाजा मुथु नाम के शख्स से क्या रिश्ता है। इस पर लियोन को समझ ही नहीं आता कि वो उसके सम्राट के बारे में इतनी हल्की बात कैसे कर सकता है, और तभी धीरे धीरे सारी चीजें उसके दिमाग में क्लिक करने लगती हैं। लिच को अब समझ आ जाता है, लियोन के अंदर बाजामुत का खून बहता है, वही बाजामुत जिसने उसके साथ मिलकर डिवाइन ड्रैगन ब्रीथ को डेवलप किया था, लेकिन जिसने अचानक उसे धोखा देकर पूरी तकनीक अपने लिए रख ली, और हाँ, उसके साथ आने वाली सारी शोहरत भी। और इसी तरह हम कंफर्म कर लेते हैं कि बाजामुत ही वो मशहूर पहला सम्राट है, और वही उसकी बदले की असली मंजिल भी है। लेकिन इस पूरी कहानी को सही से समझने के लिए हम अतीत में चलते हैं, जहां मोमो अभी जिंदा था और अपने द्वार के सबसे सम्मानित जादूगरों में से एक था। वो दिन के दिन लगा रहता था माना एनर्जी की स्थिरता और फ्लो को स्टडी करने में, साथ ही माना सर्कल की एक्सप्लोसिव एम्प्लीफिकेशन और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी समझ रहा था। ये तीनों फैक्टर अगर एक साथ सही से काम कर जाएं तो कुछ ऐसा बनाया जा सकता था जो इस दुनिया से परे हो। और अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मोनो ने इन एलिमेंट्स पर रिसर्च करने का फैसला किया, वो भी अपने दोस्त बाजामुत के शरीर का इस्तेमाल करके। और रिजल्ट तो एकदम सक्सेसफुल निकला। उन्होंने एक नया माना न्यूक्लियस बनाया जिसे नाम दिया गया हार्ट ऑफ माना। और उस वक्त बाजामुत ने जरा भी हिचक नहीं दिखाई, बल्कि अपनी खुशी खुलकर जताई। दोनों ने मिलकर एक ऐसी मार्शल टेक्निक बनाई जो हार्ट ऑफ माना की यूनिक ताकत को यूज करके नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। और यही थी वो लेजेंडरी टेक्निक, डिवाइन ड्रैगन ब्रीदिंग। और जैसे जैसे वो इस पर और रिसर्च करता गया, मोमो नई नई एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहता रहा। तभी एक दिन बाजामुत चुपचाप उसके पीछे आ खड़ा हुआ और बस एक सिंपल सा माफ करना कहते हुए अपनी हथेली से उसका सीना भेद दिया। दर्द से तड़पते हुए और अब भी उसे अपना दोस्त मानते हुए मोमो ने उससे जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन बाजामुत ने बस यही दोहराया कि उसका रोल अब खत्म हो चुका है। उसने माना कि ये सब कुछ उसकी मदद के बिना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब मोमो बहुत ज्यादा जान चुका था और ऐसा पावर सिर्फ उसी का होना चाहिए। और इसी के साथ बाजामुत उसे जमीन पर छोड़कर चला गया, खून बहता हुआ, मरने के लिए। सालों बीत गए, मोमो का शरीर हड्डियों में बदल गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। उसने अपनी बची खुची जादुई ताकत से इस प्लेस में खुद को बांधे रखा, और इतने लंबे समय तक उसे होश में रखने वाली एक ही चीज थी, बदले की जलती हुई चाह, उस इंसान को बराबर की सजा देने की जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। मगर दिक्कत यह है कि वर्तमान में और अपनी रिहाई के पल के लिए 1000 साल से ज्यादा की तैयारी के बावजूद उसे अपने ही सैंक्चुअरी में लियोन खदेड़ रहा है। वही लियोन जो उसकी नाकामियों की जिंदा मिसाल है।
और जो देखने में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेवल का फर्क तब साफ दिखता है जब मोमो अपना सबसे बड़ा अटैक तैयार करता है और लियोन बेहिसाब आसानी से उसके मैजिक सर्कल्स तोड़ देता है। उसकी मूवमेंट्स में ऐसी कॉन्फिडेंस है जो बिना शक बाजामुत की याद दिला देती है। फिर भी मोमो हार नहीं मानता। वो लगातार अटैक करता रहता है, हर छोटी सी ओपनिंग का फायदा उठाकर नए मैजिक सर्कल्स जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन चाहे प्रिंस थोड़ा इंप्रेस्ड क्यों ना लगे, लियोन को बस अपनी तलवार जमीन में गाड़नी होती है। अगले ही पल एक जबरदस्त माना की लहर फूट पड़ती है जो मोमो की सारी मूवमेंट्स को पूरी तरह नल कर देती है। आखिरकार दोनों फाइनल ब्लो के लिए तैयार होते हैं और एक खौफनाक एनर्जी क्लैश होता है जिसे जान दूर से देख रहा होता है। वो खुद से कहता है कि लिच के खिलाफ बराबरी की लड़ाई लड़ पाना ही साबित करता है कि लियोन बिल्कुल अलग लेवल पर है। और तभी उसकी नजर जाती है कि लियोन की तलवार की मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ड्रैगन जैसी है। वो सोचने लगता है कि क्या इसका कोई कनेक्शन डिवाइन ड्रैगन ब्रीदिंग से है और मन ही मन तय करता है कि इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर वो अपने दुश्मन की असली ताकत को करीब से देखेगा। उसका एक हिस्सा जानता है कि भविष्य में उसे शायद लियोन से भी लड़ना पड़ सकता है, लेकिन दूसरा हिस्सा यही कहता है कि इस वक्त सबसे अच्छा ऑप्शन है भाग लेना। दिक्कत यह है कि यही बात वो जोर से बोल देता है और पीछे खड़ा कोई सुन लेता है जो तुरंत पूछ बैठता है, कहाँ जाने का इरादा है भला। उसी पल उसके साथ रोड्रिगो प्रकट होता है। वो उसके कंधों पर मजबूती से हाथ रखकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि अब से असली मजा शुरू होने वाला है। तभी उसे एहसास होता है कि इस बंदे को इग्नोर करना एक बड़ी गलती थी। और सबसे बुरा ये कि रोड्रिगो बिना झिझक पूछ लेता है कि आखिर इतना लो रैंक वाला इंसान हर बार इवेंट्स के ठीक सेंटर में कैसे फंस जाता है। कुछ सेकंड के लिए जान को समझ ही नहीं आता कि जवाब क्या दे, लेकिन किस्मत साथ देती है क्योंकि रोड्रिगो का ध्यान किसी और चीज पर चला जाता है। वो इस बात पर अटक जाता है कि जान उससे बात करते समय ऑनरिफिक्स यूज नहीं करता और फिर क्या, उसे अपने सीनियर्स से बात कैसे करनी चाहिए। इस पर रोड्रिगो का एक अंतहीन लेक्चर शुरू हो जाता है। हाँ, वो ये भी समझाता है कि भले ही डेमियन ने भागने वाली घटना को छुपाने की पूरी कोशिश की हो, लेकिन उसे पहले ही अपने एक इन्फॉर्मेंट से पूरी डिटेल रिपोर्ट मिल चुकी थी। उसी रिपोर्ट में बताया गया था कि 4 में से 3 फरार लोगों को जंगल में बिना किसी खास दिक्कत के पकड़ लिया गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस परस्यूट स्क्वाड को सबसे कमजोर अप्रेंटिस के पीछे भेजा गया था, उसके सभी मेंबर्स मरे हुए पाए गए। हालत यहाँ तक पहुंच गई कि खुद डेमियन को भी सर्च में शामिल होना पड़ा। रोड्रिगो जान को घूरते हुए कहता है कि सर्च स्क्वाड से बच निकलना शायद किस्मत की बात हो सकती है, लेकिन डेमियन और एक लिच का सामना करके भी जिंदा लौट आना, वो तो किसी भी तरह से सिर्फ लक नहीं हो सकता। सभी जान बोल पड़ता है कि ये कोई नॉर्मल लक नहीं है, बल्कि एक अल्ट्रा मेगा लक है जो वो अपनी पिछली जिंदगी से जमा करता आ रहा है। एक घटिया सा जोक जिससे वो माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। फिर वो साफ कह देता है कि सच तो ये है कि उसे खुद नहीं पता कि वो इतना सब होने के बाद भी जिंदा कैसे है, और बड़ी चालाकी से वो सवाल दाग देता है, वैसे सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा लकी होने पर कोई सजा तो नहीं मिलती ना। ये बात रोड्रिगो को पूरी तरह गुस्सा दिला देती है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतना लो रैंक वाला इंसान इतना घमंडी एटीट्यूड आखिर कहाँ से ला रहा है। और इससे पहले कि हालात और बिगड़े, जान ये मान लेता है कि शायद उन्हें प्रिंस की मदद करनी चाहिए, लेकिन बुजुर्ग साफ इनकार कर देता है। उसका कहना है कि वो वहां सिर्फ बोझ बनेंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि लड़ाई इतनी ज्यादा टाइट है कि दखल देने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। असल में जान को जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही होती है वो ये है कि अंडा कंज्यूम करने के बावजूद उसे महसूस होता है कि उसने अभी तक लिच का पूरा माना पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया है। उसे लगता है कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उसे फिर से हार्ट ऑफ मना एक्टिवेट करना चाहिए। उसी दौरान लियोन मोमो की तरफ दौड़ता है। मोमो घबराकर भागता है और उसे एहसास होता है कि काफी देर से उसकी मैजिक एनर्जी कहीं ना कहीं खींची जा रही है। तभी उसे समझ आता है कि ये सब जान की करतूत है। वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीधे अटैक करने के बजाय अपना आखिरी दांव खेलता है। वो एक स्किल यूज करता है जिसका नाम है ऑरा डिप्लॉयमेंट। ये इतनी रेयर और इतनी पावरफुल स्किल है कि इसे सिर्फ सम्राट और 4 शासक क्लैन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मोमो इसे एक अचूक रणनीति मानता है। वो लियोन की आंखों में आंखें डालकर कह देता है कि अब उसका खेल खत्म है, लेकिन जान हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठता। वो अपना हार्ट वाफ माना 100% पर एक्टिवेट करता है और लिच का बचा हुआ सारा माना एब्जॉर्ब कर लेता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि लिच को इसका एहसास तक नहीं होता। वो लियोन से लड़ता ही रहता है। लियोन सामने से अटैक करता है और उसकी तलवार टूट जाती है, जिस पर मोमो उसे बताता है कि ये सब बेकार है। लेकिन प्रिंस को बस एक शब्द बोलना होता है और तलवार के टूटे हुए टुकड़े जिंदा हो जाते हैं। वो हर मुमकिन एंगल से हमला करते हैं और फिर ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और धीरे धीरे मोमो गायब होने लगता है। वो मानने को तैयार नहीं कि इतनी मेहनत के बाद उसका प्लान इतनी बेवकूफ़ी भरे तरीके से खत्म हो जाएगा। अपने आखिरी पलों में वो उस लड़के के चेहरे में अपने दोस्त को देखता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने धोखा क्यों दिया, जब जरूरत पड़ने पर वो उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार था। और इसी सवाल के साथ मोमो पूरी तरह से मिट जाता है। लियोन मानता है कि अगर वो ऑरा डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से लॉन्च कर देता तो आज जिंदा नहीं होता। ये बात सिर्फ यही साबित करती है कि वो अभी भी काफी कमजोर है। और उसी दौरान रोड्रिगो और जान पास आते हैं और उसे बधाई देते हैं, लेकिन प्रिंस का ध्यान किसी और ही तरफ होता है। वो उल्टा जान की फिक्र करने लगता है, उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं और उसे किसी सेफ जगह पर जाने को कहता है। जान हामी भर देता है।
वो मानता है कि चीज़ें उम्मीद से भी बेहतर तरीके से ख़त्म हुई। अपने मन में वो सोचता है कि ये सब कुछ मोमो की वजह से मुमकिन हो पाया, बिना ये जाने कि सैंक्चुअरी की गहराइयों में लिच का एक छोटा सा हिस्सा अब भी जिंदा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक काफ़ी एलिगेंट कमरे में। जॉन वहाँ रिलैक्स करता है, एक किताब पढ़ता है और साथ में थोड़ा सा वाइन भी पीता है। ये वो शौक है जिसका मज़ा उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में लिया था, लेकिन इन हालात की वजह से उसे दोबारा मौका नहीं मिल पाया था। इतने लंबे समय बाद सुकून से बैठना उसे ऐसा महसूस कराता है जैसे लिच के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत पहले की बात हो। लेकिन फिर भी उसे इस बात पर हैरानी होती है कि रिक्रूट्स के डॉर्मेट्री में इतनी शानदार जगह आखिर हो कैसे सकती है। जहाँ वो पहले था और जहाँ वो अब है, दोनों के बीच का फ़र्क ज़मीन आसमान का है। अब उसके पास एक बड़ी सी बेड है, आरामदायक सोफे हैं, शावर है और ढेर सारा खाना भी। यही अब उसका नया घर बनने वाला है। और ये सब मुमकिन हुआ है एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट्स की वजह से। हालांकि एग्ज़ाम बीच में रुक गया था, जिसे सब लोग एक अचानक हुआ एक्सीडेंट बता रहे थे, लेकिन आखिर में प्रिंस की दखलंदाजी की वजह से मामला ज़्यादा बिगड़ा नहीं और टेस्ट को बिना किसी बड़ी दिक्कत के फिर से शुरू कर लिया गया। लेकिन असली सरप्राइज़ तब आया जब स्कोर अनाउंस किए गए। बताया गया कि रैंक 1 से 10 तक वालों को सुपीरियर माना जाएगा, रैंक 11 से 100 तक वाले एवरेज रिक्रूट्स होंगे और बाकी सब इंफीरियर कैटेगरी में आएंगे। जाहिर है इसका मतलब ये भी था कि अब रैंक्स की पूरी तरह से रीऑर्गेनाइजेशन होगी। रिजल्ट्स के हिसाब से सबको अलग अलग डॉर्मेटरीज दी जाएंगी और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इनमें सबसे बड़ा बेनिफिट है इंपीरियल ट्रेजरी का एक्सेस, वो भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। ये जगह एक ऐसा विशाल स्टोरेज है जहां देश की स्थापना से लेकर अब तक हथियार, खजाने और स्पेल बुक्स जमा की गई हैं। कहा जाता है कि वहां सैकड़ों डिवाइन तलवारें मौजूद हैं और स्पेल बुक्स की शेल्फ इतनी विशाल है कि उसका साइज एक पूरे किले के बराबर है। रैंक 1 से 10 वालों को तीसरी मंजिल तक जाने की इजाजत मिलेगी, रैंक 11 से 100 वालों को दूसरी मंजिल तक, और बाकी लोगों के लिए सिर्फ पहली मंजिल खुलेगी। लेकिन असली धमाका तब होता है जब रिजल्ट्स में बताया जाता है कि रोमान 5वें नंबर पर है, चौथे नंबर पर क्रूएल, तीसरे पर कांचा और दूसरे स्थान पर लोरेना। और उसी पल सब हैरान रह जाते हैं, ये कहते हुए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने उससे बेहतर परफॉर्म किया हो। लेकिन वो खुद चुप रहना पसंद करती है, ये सोचते हुए कि ये रैंकिंग बेकार है क्योंकि वो असली मॉन्स्टर्स के सामने लड़ ही नहीं पाई। आखिरकार उस टेस्ट ने उसे बस यही याद दिलाया कि उसे अभी कितना ज़्यादा ग्रो करना है। और तभी क्रूएल उसका मजाक उड़ाने लगता है कि वो अपनी पोजीशन बचा नहीं पाई। तभी वो लड़की बताती है कि कॉरिडोर्स में एक अजीब सा र्यूमर घूम रहा है। कहा जा रहा है कि उसने सिर्फ लिच से लड़ाई ही नहीं की बल्कि अपनी जान बख्शने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाई भी थी। क्रूएल ने ये बात उसे नीचा दिखाने के लिए कही थी, लेकिन लोरेना शांति से जवाब देती है कि वो अफवाह पूरी तरह गलत भी नहीं है। सच तो ये है कि अपनी मौजूदा स्किल्स के साथ वो उस दुश्मन से लड़ ही नहीं सकती थी, और अगर आज जिंदा है तो सिर्फ किस्मत की वजह से। दुर्भाग्य से क्रूएल यहीं नहीं रुकता। वो तंज कसते हुए पूछता है कि इतनी कमज़ोर होकर वो वुल्फ की डचेस का टाइटल कैसे हासिल करेगी, क्योंकि भले ही उसका बड़ा भाई मर चुका हो और उसकी जगह खाली हो, लेकिन सब जानते हैं कि वो इसके लायक नहीं है। और हद तो तब हो जाती है जब वो ये तक पूछ लेता है कि कहीं उसने खुद ही अपने भाई को मारकर रास्ता तो साफ नहीं कर लिया।